कहानी शुरू होती है मुख्य किरदार के ये बताते हुए कि एकदम बेकार गेम है जिसमें मजा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसकी मुश्किलें पूरी तरह से पागलपन की हद तक है। ये है वर्चुअल रियलिटी गेम टावर ऑफ टेस। जब ये गेम रिलीज हुआ तो कई कोरियाई खिलाड़ी इसे जीतने के लिए आए। वो फेमस ओवरनाइट फ्लिपर्स थे जो गेम को जल्दी पूरा करना चाहते थे, इसलिए वो सीधे इसमें कूद पड़े और 1 साल से ज्यादा बिना खाना पीना और सोए लगातार लगे रहे। अब वो लोग क्या हैं, बस हड्डी और चमड़ी रह गए हैं। बिल्कुल मेरे प्रीशियस वाले गोलेम की तरह दिखते हैं। और फिर 3 साल बीत गए। वे लोग गेम छोड़ने लगे क्योंकि उन्होंने कहा कि टेस्ट का टावर असंभव है। वहां एक ऐसा गार्जियन था जो लगभग अजय था, और साथ ही खिलाड़ी 1 घंटे से भी कम समय में आइस एज में मर जाते थे। ऊपर से एक इतना बड़ा भूल भुलैया था कि उसमें 10,000 किलोमीटर से ज्यादा चलना पड़ता था। जो लोग ये खेलते थे उनकी तो जिंदगी ही खत्म हो गई थी। इसे खेलना लगभग यातना जैसा था। इस वजह से सब पीछे हट गए और गेम का ग्राफ नीचे गिरने लगा, यहाँ तक कि करीब कजाखुरी की कगार पर पहुंच गया। और इस पूरे ड्रामे के बीच भी कुछ सैडिस्ट मतलब प्रो खिलाड़ी मौजूद थे, खिलाड़ी जो इस गेम को चुनौती देना नहीं छोड़ रहे थे। और हमारे हीरो उनमें से एक था। सिस्टम स्क्रीन ने बताया कि उसने फ्लोर 50 जीत लिया है और टावर ऑफ टेस्ट पूरा करने वाला पहला इंसान है, और ये हमारा बेटा है। मतलब जिन हु के उसने आखिरकार पूरे गेम को पूरा कर लिया। इसके लिए उसने अपनी जिंदगी के 11 साल लगा दिए। इन सालों में ऐसा लगता है कि उसने दूसरों से अलग तरीके से खाना खाया। उसने शिकायत की कि उसे पूरा गेम लाइव स्ट्रीम करना चाहिए था, इसलिए उसने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने का फैसला किया। सिस्टम ने उसे खेलने के लिए धन्यवाद कहा। अब तक का गेम देखकर और 12 घंटे में एक अपडेट रिबूट होने की बात सुनकर वो अब भी गेम का मजा लेना चाहता है। ये सब सुनकर जिंग हुक सोच में पड़ गया कि एक दिवालिया गेम के पास अपडेट के लिए पैसे कैसे हैं, लेकिन अब वो यूट्यूबर और स्ट्रीमर की नौकरी छोड़ने का प्लान बना रहा है और अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहता है। उसकी उम्र करीब 30 साल है और अभी भी उसकी कमाई महज $500 महीना है। मुख्य किरदार के पास 4 स्क्रीन थी और उनके नीचे काफी कचरा पड़ा था। उसे याद आया कि लोग कहते थे कि उसे प्रोफेशनल फाइटर बन जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल पैसे ज्यादा जरूरी हैं। फिर मुख्य किरदार जिंदा खाते हुए ब्रोक मुकबंग करता है और कमेंट कर रहे लड़कों के नामों पर एक नजर डालो, क्योंकि एक बार क्यों खाना जब तुम हमेशा खा सकते हो। चिकन 1, चिकन 2। ओ फिर बात गंभीर होने लगती है। यार, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तोते के साथ खरगोश की फोटो भेजता है, उसे पसंद नहीं आती, लेकिन तुरंत ही विदाई का ऐलान करने से हार मान लेता है और कल के लिए छोड़ देता है। फिर वो 3 बोतलें पलट देता है और जो मैंने रिसर्च किया है उससे पता चला ये चावल की शराब है। शराब की खुराक के साथ चीयर्स करते हुए चावल को सलाम करता है, फिर सोना छोड़ देता है और गेम पूरा करने का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने चला जाता है। टावर ऑफ टेस्ट हकीकत बन गया है। 3 काम 31 काम जरूर लोग देख रहे हैं। वह लाइव होता है और दिखाता है कि एक टावर अचानक पूरी दुनिया में उगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गेम टावर ऑफ टेस्ट से है। इसी वक्त सिस्टम स्क्रीन आती है टावर ऑफ टेस्ट अपडेटेड वर्जन। अपडेट 1 कंप्लीट। दोस्तों, कृपया अगली मंजिल 90 दिनों में पूरी करें, और अगर आप असफल हुए तो मानवता खत्म हो जाएगी। वास्तविकता को स्वीकार करने की भावना बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और जो लड़का इसे 11 साल तक खेलता रहा, अब यह हकीकत बन गई थी। हमारा हीरो एक जगह टिक नहीं सकता, तो उसने जैकेट पहन ली और सीढ़ियां छोड़कर तेजी से उस जगह भागा जहां उसे वो आइटम मिल सकता था। सेंट्रल सिटी पूरी तरह से निराश लोगों से भरी हुई थी, जो भाग रहे थे और चिल्ला रहे थे कि टावर दूसरे देशों में भी दिखाई दिया है। तो ये सिर्फ यही नहीं था, और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जब वह अंडरग्राउंड मॉल पहुंचा, वहां पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे। शायद वो सब खिलाड़ी थे और यहाँ के हालात जानते थे, इसलिए सब इस वक्त शक में थे। तभी एक पागल आदमी पीछे से आकर जिन हुक से बात करने लगा। ये एक फेमस स्ट्रीमर था जिसके 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। वो आकर मुख्य किरदार का फायदा उठाना चाहता था, पूछ रहा था कि उसने कितना प्रगति की है और जानकारी मांग रहा था, क्योंकि उनके साथी यानी उनकी कंपनी स्ट्रीमर्स को धोखा देकर स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करवाती थी, जिससे सिर्फ उनका नुकसान होता था। और इसी वजह से मुख्य किरदार के दोस्त छोड़कर चले गए। स्ट्रीमर इंडस्ट्री में वो आया हीरो की जिंदगी की तारीफ करते हुए, लेकिन अचानक उसके चेहरे पे एक जोरदार टक्कर मारी जिसे खून के साथ पानी निकलने लगा। यहाँ हम लोग ठंडे और चालाक हैं। अब सब कुछ चमकने लगा और लालच का मैंग्रोव पेड़ दिखा, जो फलदार पेड़ है। इन फलों में से हर एक ना सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि आपके गुण भी बढ़ाता है। कुल मिलाकर वहां सिर्फ 4 फल हैं, लेकिन 7 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। तो लड़ाई शुरू होने दो। और सच में लोग पागल हो गए, जैसे बाल खींचने वाली लड़ाई हो। मुंह में दांत नहीं वाले वो लड़का जो जमीन पर पड़ा था कह रहा था कि अगर वो सब मिलकर काम करते तो सब कुछ उनका होता, लेकिन हमारे मुख्य किरदार ने उसे चुप रहने को कहा, क्योंकि अभी वक्त नहीं आया था। जो लोग लड़ रहे थे उन्होंने फलों को पकड़ना शुरू कर दिया और तुरंत खाने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जितना ज्यादा वे खाएंगे उतना ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। वहीं जो लोग हमारे मुख्य किरदार की तरह इस चीज के आदी थे, वो सबसे ज्यादा सैडिस्टिक और विकृत मजा लेने वाले थे जो इसके साथ आता था। और फिर वो पेड़, जैसे ही सब कुछ जिंदा होने लगता है और लोग मार खाने लगते हैं, तब लोग अपनी भूल से बाहर आते हैं और याद करते हैं कि यहाँ क्या हुआ था। बस वहां वाला आदमी इस हिस्से में 50 बार मर चुका है। फिर सब लोग भाग जाते हैं। टूटा हुआ दांत वाला लड़का पहले ही चला चुका होता है, लेकिन हीरो मजाक में उसे बुलाता है कि इस इवेंट का असली इनाम तभी मिलेगा जब उसने सारे फल खा लिए होंगे।
वो जमीन पर बैठकर पूछता है, कैसे? लेकिन इस वक्त हमें एक साथ विपरीत तरफ से आगे बढ़ना होगा, पेड़ का ध्यान भटकाते हुए पहुंचने के लिए। उसके बीच तक दोनों दौड़ने लगे, लेकिन दूसरा बीच रास्ते में रुक गया और वापस लौट आया। बड़े ऐशो आराम से कहने लगा कि हीरो इतना बेवकूफ है कि सोचता है वो उसका पीछा करेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि हीरो ने जानबूझकर ऐसा किया था और वही असली जाल था। तभी उसे मुंह पे जोरदार वार लग गया। हीरो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर पेड़ की ऊपर की डालियों पर निंजा स्टाइल में चाबुकों से बचते हुए आगे बढ़ता रहा, जब तक कि असली मकसद सामने नहीं आया। इसी बीच हमारा हीरो अपने हाथ से धीरे धीरे दरख्त की छाल को छू रहा था। उसकी शाखा है और वो कह रहा है कि ये एक जबरदस्त इवेंट है, इसलिए ये तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं देता, बस तुम्हें हॉल ऑफ फेम में डाल देता है। मैंग्रोव वेम्पायरिक वाइन की क्षमताओं का इस्तेमाल करता है। लेकिन हमारे हीरो, जो कि आमतौर पर गेम से खुद को अलग नहीं कर पाता, उसके लिए ये मुमकिन नहीं कि वो हर चीज से बच सके। लेकिन इसके उलट वो कुछ हमलों से बचाव कर सकता है और कुछ को शाखा का इस्तेमाल करके टाल भी सकता है, जो उसने पेड़ से तोड़ी थी। तो हमारा हीरो शांति से और स्टाइलिश तरीके से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। तभी अचानक कोई आवाज सुनाई देती है। शुरुआत हुई और जो ये कर रहा था वो था स्लीप बटरफ्लाई, एक नीला जानवर जो नींद का पाउडर फैलाता है अपनी रक्षा के लिए। देर रात के लोग इससे बहुत डरते हैं। हमारे हीरो एडिट के लिए ये तो कुछ भी नहीं। वो बस सांस रोक के सीधे उसके कोर तक पहुंच गया और आखिरकार कामयाब हो गया। सिस्टम ने बताया कि वो लालच के मैंग्रोव को हराने वाला पहला आदमी है। तो आखिरकार सारी मेहनत और पैटर्न्स पर रिसर्च रंग लाई। एक और स्क्रीन पर लिखा था कि उसकी उपलब्धियां कल के हॉल ऑफ फेम में दर्ज होंगी। तुम्हारा नाम क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। इसलिए हमारा मुख्य किरदार सब कुछ गोपनीय और अनाम रखना चाहता है, ताकि अपनी योजना किसी को पता न चले। लेकिन सिस्टम को नाम चाहिए था, तो उसने एक अनजाना नाम भेज दिया। असली छुपाने के लिए उसका चेहरा मोज़ेक से ढक दिया गया और आवाज़ भी बदली गई। अब सबसे ज़रूरी बात आती है दोस्तों, हम अपना हाथ पेड़ के अंदर डालते हैं और प्रेसो चांगो, जो वहाँ से निकला वो एक बोका था, जिसे पेड़ का सार कहा जाता है। अगर वह फल देता है तो 3 चीज़ें होती हैं, ताकत, फुर्ती या जादू। यह गोला यही है। लगभग 12 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। वो बेसिक हैक जिसे किसी ने नहीं देखा, हमारा हीरो, जो कि बेवकूफ नहीं है, उसे इस्तेमाल करता है और एक रोशनी चमकती है। इसके साथ ही वो लेवल 1 हो जाता है, जिसमें 12 एट्रीब्यूट पॉइंट्स होते हैं। मतलब दुनिया का सबसे ताकतवर लेवल 1। अब 1 घंटे बाद वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो रहा था। बस 10 मिनट बाकी थे, क्योंकि बदमाश ने सारी घटना रिकॉर्ड की थी। वीडियो आने से पहले ही चैट कमेंट्स और व्यूज से फट गई थी, खासकर हीरो के विरोधियों से, जो कह रहे थे कि ये फर्जी खबर थी। पर जब वीडियो दिखाया गया तो सब एकदम पड़े और गायब हो गए। इसी बीच मुख्य किरदार के असली अकाउंट पर पहले से ही ढेर सारे लोग उसे स्पॉन्सर करने को तैयार थे और खूब पैसे ऑफर कर रहे थे। और वो किरदार बस हैरान था, क्योंकि उसने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया था। हमेशा किराया देने में पीछे रहता था, भूखा रहता था, ताकि जंक फूड खरीद सके और जी सके। अगर उसे ये ऑफर कल मिलते तो वो तुरंत साइन कर। पर अब बात कुछ और है। वो अपनी जानकारी दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहता। आजकल सबसे जरूरी चीज है जानकारी पर कब्जा पाना। इसलिए वो अपना फोन ऑन करता है, क्योंकि अगली मंजिल है कोरिया का राष्ट्रीय संग्रहालय। बिना वक्त गंवाए इस टॉवर में बहुत सी प्राचीन चीजें हैं और म्यूजियम में उन चीजों की नकलें मिलती हैं, जैसे कोई खजाने का संदूक हो। अब शायद हर कोई वहां दौड़ेगा उन चीजों को चुराने के लिए, यहाँ तक कि पुराने टॉप खिलाड़ी भी। हमारा हीरो भी अलग नहीं होगा। तो हम सीधे म्यूजियम की तरफ बढ़े। जब नायक वहां पहुंचता है और सीधे एक जले हुए शव का सामना करता है। मतलब लोग पहले ही वहां आ गए हैं। जिंग हुक के मुताबिक लोग रातों रात बहुत चालाक हो गए हैं, क्योंकि वे एक खास वस्तु के लिए आए हैं, जिसका नाम है पूर्वी भूमि का महान नक्शा। लेकिन इसे कोरिया का नक्शा मत समझो। ये एक खास नक्शा है जिसमें जादुई ऊर्जा है और ये टेस्ट टावर की जानकारी रखता है, जैसे भूल भुलैया के लोकेशन वगैरह। इसलिए हर कोई इसे पाना चाहता है और यहाँ लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। पूरी जगह हड़कंप मचा हुआ था, जब तक कि एक आदमी नहीं आया और सबको चुप रहने को नहीं कहा। असल में वो एक मसलदार बंदा था, जो लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था। कह रहा था कि जो भी हिलेगा उसकी मौत तय। पीछे खड़े लोग इससे परवाह नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी तो हालत पहले से ही खराब थी। फिर अचानक वो बंदा गोरिल्ला में बदल गया और हाथों से ताली बजाने लगा। सच में उसके हाथ तो किसी राक्षस या लोहे के जैसे लग रहे थे। पीछे खड़े लोग हैरान रह गए। उसने अपनी कमीज फाड़कर टैटू भी दिखाया। फिर वो अपनी पूरी ताकत और घमंड के साथ बोलने लगा, जैसे कोई बड़ा बॉस हो। वो कह रहा था कि जब तक कोई और नहीं आता, वो उसका रहेगा। इस बार एक बूढ़ा आदमी आया और वो हमारे हीरो थे, जो अचानक गायब हो गए थे। लेकिन बूढ़े ने कहा कि वो इस बात से सहमत नहीं है। लड़के ने पूछा कि क्या बूढ़ा पागल है? लेकिन उसने खुद बताया कि उसका नाम एम जुनेल है, मतलब दयालुता और दोस्ती के साथ जीवन जीना। गुस्से में लड़के ने कहा कि वो उसके ढीले ढाले हिस्सों को ऐसे हिला देगा जैसे चिकन की गर्दन। फिर बूढ़ा भौं चढ़ाते हुए बोला, क्या उसे लगता है कि उसके लिए जल्दी होगा कि वो आकर उसका गर्दन या उसे कोयले में बदल देने के लिए? और अब हमें समझ आ गया कि शुरुआत में वो आदमी क्यों कार्बनाइज था। वो बूढ़े आदमी का काम था, तो उसने ऊपर की तरफ फायरबॉल फेंकी और उस आदमी को कोयले में बदल दिया। देखते हैं हमारा हीरो उससे लड़ाई में कितनी देर तक फंसता रहेगा। फिर उसने पूछा कि यूरी के पास सामान आया या नहीं। तभी एक औरत ने, जो दिखने में डरावनी लग रही थी,
मिस्र से एक बड़ा कुत्ता बुला लिया तो एक 3 मीटर ऊंचा कांटेदार सिंग वाला दानव सामने आ गया और पीछे खड़े लोगों को धमका रहा था। लोग लड़ाई छोड़ चुके थे और अपने हथियार फेंक रहे थे। हथियार जमीन पर पड़े थे। लेकिन देखो आखिरकार कौन आया। हाँ, हमारा हीरो छाया की तरह हाथ पॉकेट में डालकर आया और बोला, लोग इसे इतना बिखराते हैं पर कम से कम ये फटा नहीं था। और ये शायद वही नक्शा है जिसके पीछे सब पड़े थे। पीछे वाली औरत मुस्कुरा रही थी और पूछ रही थी कि क्या हीरो सोचता है कि वो मजाक कर रही है। और इसके बाद उसने अपने कुत्ते को कमान दिया कि जॉन हक को पकड़ो। तभी वो दानव गरजता हुआ अपने भाले के साथ जॉन हक की तरफ बढ़ा, जो बिल्कुल शांत था। सबसे ताकतवर लेवल 1 हमारा हीरो आया और उस राक्षस को मारा जो उठ भी नहीं पाया। पीछे खड़े लोग हैरान हैं कि उसके हाथ अभी भी पूरी तरह से ठीक है। हमारे दबंग लड़के ने राक्षस को पिटा, लेकिन औरत ने और भी बुला लिए। उसने अपना बैग खोला और अंदर से चार और निकाल लिए। उसी वक्त अनुबिस अवतार का आर्टिफैक्ट जी उठा, जिन हैरानी से दिख रहा था। औरत अपने कुत्तों के झुंड के साथ गुस्से में थी जो हीरो को पकड़ने आए थे, लेकिन जुरी की नजर तेज थी। उसने 5 कुत्तों की मूर्तियों को संभाल लिया। माना कम होने की वजह से वो और बूढ़ा आदमी कुछ हद तक ठंडे दिमाग से काम कर पाए। लेकिन पता चला कि हमारा जिन हुक उनके सामने कुछ भी नहीं था। तो उसने कुत्तों को लड़ने के लिए बुलाया और उसी दौरान उसने जो आर्टिफैक्ट जमीन पर फेंका था, जो नक्शा नहीं बल्कि एक बाघ की तस्वीर थी। जैसे ही उसने उसे फेंका, सब कुछ चमकने लगा, क्योंकि आर्टिफैक्ट में माना डाली गई थी। हाइन टाइगर, जो पहाड़ों का शासक है, प्रकट हुआ और एक विशालकाय बाघ बाहर आया। गुस्साए कुत्ते उस पर टूट पड़े, लेकिन आखिर में कुछ नहीं हो पाया। लड़ाई में कुत्तों की पूरी हो गई। बाघ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। जब वह महिला को पकड़ने वाला था, वह पहले ही गिर चुकी थी। उसे छूने की जरूरत तक नहीं पड़ी। तभी जीन एच मुस्कुराते हुए आया और उसे पास आने को बोला। उसने पूछा क्यों, लेकिन जाहिर सी बात है, उसे महिला के साथ छिपा हुआ एक और पुराना खजाना चाहिए था, कॉमन के मांस के साथ। और इसी के साथ हमें दूसरा खजाना मिल गया। अब बाघ उस इलाके की रक्षा करेगा ताकि कोई भी नायक के पीछे अंदर ना आ सके। फिर वह टेस्ट टावर की सबसे ताकतवर क्षमता लेने गया। वो बूढ़ा आदमी जो फायरबॉल्स मार रहा था, ऊपर पहुंचते ही ठंडी पसीना आ रहा था। कुत्ते यूरी के बारे में सोचकर तभी जिन हुक बोलने लगा कि ये बैरियर रैंक 1 का है। बूढ़े ने कहा, इस बैरियर से कुछ भी नहीं गुजरता। चूचा ने अपना हाथ रखा और देखा कि इसे तोड़ने का एक तरीका है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपनी फ्लेम मैजिक लगातार इस्तेमाल करनी होगी इसे कमजोर करने के लिए। इसी बीच वो पुरानी चीजें पकड़कर इस तरफ ले आएगा। चालाक बूढ़े ने कहा, यह तरीका काम नहीं करेगा। लेकिन आखिरकार जीन हुक बातचीत संभाल लेता है और बूढ़े आदमी को मना लेता है कि वो वहां जादू का इस्तेमाल करे। बदले में उसे नक्शा मिलता है। फिर जीन हुक वो शरारती मुस्कान लेकर अंदर कूद पड़ता है, क्योंकि अंदर जाते ही उसे प्राचीन वस्तुएं दिखने लगती हैं। लेकिन एक चीज गायब थी, जो उस आदमी ने ले ली थी, जिसे न तुम जानते हो न मैं। लेकिन वो यहाँ आया था और तलवार लेकर चला गया। अभी तक उसे वो गहना मिला है जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ हार जैसा दिखता है। तो ये आखिरी हिस्सा है उस पहेली का जो सबसे ताकतवर चीज बनाएगा। काबिलियत और अब फारसी समारोह के अंदाज को मिलाकर टूटोन कॉमन के मास्क की दाहिनी आंख से दोनों अवशेषों ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। फिर तीसरा अवशेष जोड़ते ही एक बड़ा धमाका हुआ और अवशेष सफलतापूर्वक जुड़ गए। अब जिन्हू के पास ट्रूथ ISS क्लास है, जिसकी खासियत यह है कि वो दूसरों की स्टेटस विंडो देख सकता है और पता लगा सकता है कि वे झूठ बोल रहे हैं या सच। इसे दिन में सिर्फ 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन रुको, अभी और भी है। यही वजह है कि अब हम आगे बढ़ रहे हैं। गुप्त मिशन पूरा हो चुका है, क्योंकि इसकी सारी जरूरतें पूरी हो गई हैं और अब जिन हुक ने ओवरलिंक फ्यूजन हासिल कर लिया है। साथ ही दुनिया की याददाश्त भी। अब ये है दरवाजा खटखटा रहा है और ये खास स्किल उसे ये मौका देती है कि कुछ खास मिशन पूरे करके दूसरों की जन्मजात शक्तियां कॉपी और स्टोर कर सके, फिर उन्हें दुनिया की याददाश्त में डाल सके। यहीं से हैक काम करना शुरू करता है, क्योंकि वो इन्हें मर्ज करके ऊंचे लेवल की शक्तियां बनाता है। लेकिन अगर कॉपी करने की क्षमता लिमिट से ज्यादा हो जाए तो स्थिति बदल सकती है। और ये सब होते हुए हो रहा यह है कि बूढ़ा आदमी लगभग मरने वाला है। अब तक दीवार पर आग फेंक रहा है तो नायक उसकी हालत देखने के लिए उसकी तरफ नजर रखता है। स्क्रीन पर लिखा है कि वो हमेशा अपने असली जज्बात छुपाता रहा है। उसे अपने असली जज्बात बाहर लाने के लिए मजबूर करो। इसलिए जिन हूं उसे कहता है कि अपनी ताकत का इस्तेमाल बंद कर दे, क्योंकि इसके करने का कोई मतलब नहीं है। बूढ़ा आदमी पूछता है कि वो क्या बात कर रहा है, लेकिन असल में उसने जो कुछ भी किया वो बेकार नहीं था, क्योंकि दीवार तोड़ने का तरीका बस इतना ही था। जैसे हीरो पहले लैटिन में बोलता था, वैसे ही बोलो। लेकिन वो बंदा इतना चालाक है कि उसने बूढ़े आदमी का सारा मना बेकार में खर्च करा दिया और अब उसे चिढ़ाने के लिए वो नक्शे को आग लगा देता है, क्योंकि उसे उसकी जरूरत नहीं है। और बूढ़ा आदमी कुछ नहीं कर सकता, बस देखता रह जाता है। जैसे ही आग लगी, बूढ़ा आदमी जिन हुक से गुस्सा हो गया, जो फायरबॉल की ताकत कॉपी करके सारी शर्तें पूरी कर चुका था। बूढ़ा आदमी अपनी आग से जिन हुक पर हमला करने लगता है, लेकिन वो जाकर अपनी आग उससे भी बड़ी बना देता है, दिखाते हुए कि हमारा मॉन्स्टर पहले से ही काफी ताकतवर है। तो सब कुछ हो जाने के बाद वेटर्स भी कोरिया के नेशनल म्यूजियम में दिखे, जिसमें हीरो भी था। लेकिन क्या वो आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ हमारे पास सबसे पावरफुल लेवल 1 है जो सबसे बढ़िया आइटम्स उठा रहा है। और देखो, म्यूजियम में हीरो ने बूढ़े आदमी को धमकी भी दी कि जल्दी ही संपर्क में रहेगा। इस बीच वो और कुतिया लड़की दोनों को लेवल अप करना होगा।
तो इस तरह से उन्हें 2 सहायक मिल गए। हालाँकि उन्हें अभी पता नहीं है, लेकिन अभी तो रास्ता लंबा है। सारी ज़रूरी ताकतें जुटाने के लिए जाना होगा। और चूँकि हीरो तो एक ही है और हमारे पास क्लोन बनाने की ताकत नहीं है, इसलिए हमें सिर्फ़ सबसे बेहतरीन चुनना पड़ेगा। लेकिन अब खाना खाने का टाइम है, क्योंकि पेट गड़गड़ाने लगा है, तो हम दुकान पर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। जबकि लोग खबर देख रहे हैं और सब हैरान हैं। खबर में कह रहे हैं कि म्यूज़ियम में अब तक 23 लोग मर चुके हैं और 50 घायल हैं और अभी भी लोग मर रहे हैं। साथ ही वे बता रहे हैं कि ये सिर्फ़ कोरिया में नहीं हुआ, बल्कि पूरे दुनिया में म्यूज़ियम के कैमरों पर, टीवी पर दिखाया गया है। वहाँ सिर्फ़ मुख्य किरदार का धुंधला चेहरा दिखाई देता है, जो औरत को कुत्तों और बाघ के साथ अपमानित कर रहा है। क्या वही बंदा नहीं है, जो मैंग्रोव में भी दिखा था? लोग मुश्किल से यकीन कर पाते हैं कि वही बंदा वापस वहां खाने के लिए आया है, लेकिन फिर हमें कोई बेहतर छुपने का तरीका ढूंढना होगा, वरना जिन हुक के लिए मुश्किल हो जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि सरकार टावर की जांच कर रही है और मशहूर अवेकनिंग एसोसिएशन अभी अभी बन गया है। और अब हम जागरण एसोसिएशन के प्रमुख से डिटेल सुनेंगे। सख्त चेहरे वाला आदमी जागरूकों को इकट्ठा करने की बात करता है और साथ ही कम से कम सालाना 60 मिलियन देने का वादा करता है, जो कि मिस्टर गूगल के हिसाब से $43 मिलियन से ज्यादा है। इसके अलावा सरकार में 7वें रैंक की पोस्ट भी मिलेगी। और हाँ, ये उस शख्स को छोड़कर है जो वीडियो में दिखा था। अगर वो हमारे साथ लीडर बनकर जुड़ता है तो उसने वादा किया है कि सरकार पूरी मदद करेगी और जो भी वो चाहता था, लेकिन चाहे वे कुछ भी ऑफर करें। हमारा चालाक बंदा दूसरे के साथ जुड़ने का बिल्कुल इरादा नहीं रखता, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे से ट्रेनिंग पाए हुए लोग 100 आम शिकारियों से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं और ये चतुर बंदा इसे अच्छी तरह जानता है। इसलिए वो सब कुछ ऑफर कर रहा है सिर्फ मुख्य किरदार को फंसाने के लिए। लेकिन हमारा चालाक लड़का ऐसा नहीं करना चाहता और अपनी नजरें गड़ाए हुए है। उसकी ताकत की नकल करना चाहता है। और अब 7 बजे हो चुके हैं। टेस्ट ओवर खुलने वाला है, इसलिए बहुत सारे लोग दरवाजे पर जमा हो गए हैं, खुलने का इंतजार करते हुए। मुख्य किरदार बीच में रहता है, जब तक कि वो हर एक को 100 सोने के सिक्के देना शुरू ना कर दे जो वहां था। और इसके अलावा खिलाड़ी अपने वीडियो को लेवल अप कर सकते हैं और हर 10,000 व्यूज पर 100 सोने के सिक्के कमा सकते हैं। मतलब पावर खुद ही अपना यूट्यूब बना रहा है। हालांकि खिलाड़ी के हिसाब से एक अतिरिक्त चार्ज लगेगा। और अगर कोई सिस्टम को धोखा देने की कोशिश करता है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस एक छोटा सा खोपड़ी वाला चिन्ह दिखेगा। जब चेतावनी खत्म हो जाती है तो सब अंदर घुस पड़ते हैं और हमारा चालाक पहले ही वहां सोच में डूबा होता है, जानना कि वो क्या करने वाला है। कुछ ऐसा जो कोई भी पहले नहीं करेगा, क्योंकि एक वक्त था जब पागल लोग 30 मंजिलों में से किसी एक पर अटक गए थे और असफल होने के बाद मुख्य किरदार ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया और कुछ फिर से शुरू किया। लेकिन हाँ, असली चाबी सब कुछ उस पहले भूल भुलैया के अंदर है, जो अपनी उलझी हुई राहों और कई जालों के लिए मशहूर है, ताकि लोग हार मान जाएं। लेकिन चूंकि हम किसी के सामने कुछ भी नहीं देते, तो चलो शुरू करते हैं। हमने दरवाजा खोला और गेम में सब कुछ वैसा ही था। वो लड़का भी छोटे से हल्के तितली को गुजरते हुए देखा और फिर अचानक एक मुस्कुराता हुआ 3 लोगों का समूह दिखा। मैं पहले से ही उन पर शक कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे थे, जब तक कि वो चुप्पी साधे हुए न हो। और कोई और वजह हो ही नहीं सकती। 10 मिनट पहले वो लोग मुख्य किरदार का पीछा कर रहे थे लेबिरिंथ के प्रवेश द्वार पर। तो यहाँ वाली महिला ने आदेश दिया कि सब साथ में अंदर जाएं। सोचा था कि आसान काम होगा, क्योंकि अगर लेवल 1 वाला अंदर जा रहा है तो ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और लोग पहले ही मुख्य किरदार को अंदर चाकू मारने की सोच रहे थे। बस एक्स्ट्रा लोग थे। एक्स्ट्रा लोग और उन्हें होता है, ये बताने की जरूरत ही नहीं। खैर, चलते हैं आगे। स्माइलिंग ट्रियो ये है जो मुख्य किरदार को लैबिरिंथ में उनके साथ घूमने के लिए बुला रहे हैं। और वो बिल्कुल बेवकूफ नहीं है, पहले ही ट्रुथ किया एक्टिवेट कर देता है और उस औरत की स्थिति देख लेता है। पर क्या उसकी कोई खास क्षमता नहीं है, कम्युनियन, जो उसे किसी के भी, यहाँ तक कि अजनबियों के भी बनने देती है? तो सोचो, जिन हुक अगर इनमें से एक के साथ जुड़ा तो परेशानी होगी। और इस क्षमता को कॉपी करने की शर्त है कि कम से कम इतना तो उसके साथ सहयोग करना पड़ेगा। 240 घंटे, जो लगभग 10 दिन या उससे ज्यादा होंगे। लेकिन इसमें एक शर्त है, 240 घंटे के बाद उन्हें उसके साथ रहना पड़ेगा। तो इससे बचने का कोई तरीका नहीं है, हमें उस मुस्कुराते हुए तीनों का हिस्सा बनना होगा। फिर सब अपनी अपनी पहचान बताने लगते हैं और मुख्य किरदार भी मुस्कुराते हुए, ये है मुस्कुराता हुआ तिगुना, है ना? इन्हें मुस्कुराना ही होगा। लेकिन हमें इनके नाम याद रखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये लोग वैसे भी हमारी पीठ में छुरा घूमने वाले हैं। फिर एक दिलचस्प वाला आकर मुख्य किरदार की बाह पकड़ता है और पूछता है कि वो कितना आगे बढ़ा है। टावर पार्क में हन्ना ने कम्युनियन की ताकत इस्तेमाल की। उसने तो यहाँ तक कहा कि वो चली जाए, क्योंकि उसे पहले से पता था कि वो क्या करने वाली है। मुख्य किरदार ने वहां जाकर कहा कि वो जितना कर सकता था कर चुका है, लेकिन औरत जिद्दी थी। भले ही वो असफल रही, फिर भी वो पहली मंजिल के बारे में जानकारी मांग रही थी। ये भूल भुलैया एक निश्चित समय पर बदलता रहता है। तभी सब कुछ हिलने लगा, दीवारें गिरने लगी और लोग डर के मारे भागने लगे। पत्थर उनके चेहरे से चूक गए। जिन हुक बस देख रहा था, जबकि तीनों बाहर निकलना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ तक कि अपनी ताकत के बावजूद भी कोई रास्ता नहीं मिला। आखिर में सब फंस गए, क्योंकि वो मूर्ख थे जो हीरो का पीछा कर रहे थे, सोचकर कि ये कोई कॉर्नर मार्केट है। बाकी लोग शिकायत करने लगे, सब हीरो को कोस रहे थे कि उसने लगभग उन्हें मरवा दिया। और हीरो बोला, अरे मैंने तुमसे कहा था कि मेरा पीछा करो।
तुम खुद आए हो, अपनी ही करनी पर पछताओ। फिर सबने हमारे हीरो का पीछा किया, जो शांत था क्योंकि वह अभी-अभी आया था। और वो कौन था? पागल लोगों पर कुल्हाड़े फेंकता हुआ एक राक्षस आया है। एक तो पहले ही कम हो गया, जो साइड में गया था। अब उनकी हालत खराब है क्योंकि लड़ाई शुरू होने वाली है। मिनोटॉर गुस्से में आया, एक को सीधे ताबूत में भेज दिया। और अब लोग सच में डर गए, लेकिन हीरो अलग है। वो सीधे कूद पड़ा, छोटे कुल्हाड़े से बचते हुए। तभी स्क्रीन पर दिखा कि उसने सीक्रेट ड्रिफ्ट एट्रीब्यूट हासिल कर लिया है, जो ये करता है कि लड़ाई के दौरान लेवल के बीच की दूरी कम कर देता है। मजबूत लोग जैसे मिनोटॉर को पसंद करते हैं, और जब सामने वाला कमजोर होता है तो बात उलट हो जाती है। और हम इसका क्या करते हैं? कुछ नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। हीरो मिनोटॉर के सींग को पकड़ता है और उसे गिरा देता है। जब वो गुस्से में होता है, जिनहुक सोचता है कि ये सबसे बढ़िया तरीका है जो उसने गेम में मिनोटॉर से धराशायी होने के बाद पाया है। ये तरीका असल में बस बचना है, जबकि उसकी रिप क्षमता बढ़ती रहती है। और वो ये इसलिए कर पाता है क्योंकि उसे सारे मॉन्स्टर के अटैक पैटर्न पता है, फिर ये पीछा करने जैसा हो जाता है। लेकिन मिनोटॉर कुछ भी नहीं मार रहा था, जबकि पीछे खड़े लोग डर गए थे क्योंकि वे ऐसे आदमी से लड़ने वाले थे। लेकिन मिनोटॉर हार मानने वाला नहीं था और जिन हुक पर हमला कर देता है। पर वह शांति बनाए रखता है और अपना रिफ बढ़ाता है। लेकिन रुकिए, क्या वे एक्स्ट्रा लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं? जिन हुक उनके पीछे आ जाता है और पूछता है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? और हवा भी नहीं चलती क्योंकि नायक के साथ ही मिनोटॉर भी अपने कुल्हाड़ी के साथ पीछे आ जाता है। एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों वहीं रुक जाते हैं। उनके सामने मिनोटॉर इतना बेबस नहीं था, है ना? जिन हुक पूछता है कि वो क्यों खड़े रहे, उन्हें तो बचना चाहिए था। सही में एक सींग भी था। उसी वक्त भूल-भुलैया बंद होने लगती है और वह मिनोटॉर को अलविदा कहता है, क्योंकि दीवार बंद हो जाती है और उन्हें अलग कर देती है। हंसती हुई 3 में से सिर्फ मुख्य पात्र, महिला और डरपोक जो पूछता है कि क्या वो चीज़ फिर से उनका पीछा करेगी, वही रहते हैं। मुख्य पात्र कहता है कि मिनोटॉर उन तितलियों की धूल से आकर्षित है, जो असल में पतंगे हैं। और चूंकि मुख्य पात्र ने उन्हें छुआ था, मिनोटॉर जल्दी ही वापस आएगा। औरत पूछती है कि वह आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन जाहिर है कि उसका मकसद अपनी ताकत बढ़ाना है, तो वह उनसे आराम करने को कहता है। क्योंकि मिनूर जल्द ही आ जाएगा। वे पूछते हैं कि वे यहाँ कितने दिन रहेंगे, लेकिन सच तो ये है कि वे 1 महीने तक यहीं रुकेंगे। इस वजह से उनकी चमक खो जाएगी। मतलब उन्हें पूरे महीने मिनूर से बचकर रहना होगा, अगर वे जिंदा रहना चाहते हैं। चूंकि मिनूर मुख्य किरदार की तरफ आकर्षित है, तो उनके दिमाग में ये शानदार आइडिया आता है कि वे यहाँ से भाग जाएं। लेकिन जिन हुक मूर्ख नहीं है, शुरुआत करते हैं। कह रहे थे कि ऐसे छोड़कर चले जाना उनके लिए ज्यादा खतरनाक होगा। कौन जाने आगे उन्हें क्या मिलने वाला है। इसलिए वे डर गए। अंत में तीनों हार मान लेते हैं और कहते हैं कि वे उनका पीछा करेंगे। लेकिन जिन्हू के बैग में घुसने के लिए उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, इसलिए वह उनकी सारी सिक्के मांगता है। और इसी तरह ठगों की हालत खराब हो जाती है। अब हम एक और जगह हैं, जहां एक आदमी गॉब्लिन मार रहा है। यह वीडियो सिस्टम के अपने यूट्यूब चैनल का था, जो ट्रेन कर रहा था और जिसके 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज थे। इसने बना दिया। आदमी खुश है क्योंकि वो पैसे कमा रहा है। लेकिन एक बात है, वीडियो में दिखाया गया कि उसने अकेले 15 घंटे में कोई जगह पूरी कर ली। लेकिन असल में उसे बहुत मदद मिली थी, जिसे एडिटिंग में काट दिया गया ताकि कोई पता न चले। फिर एक कमेंट आता है एक गंजे आदमी का। वो पूछता है क्या ये खोया हुआ कटामा हो सकता है, और कहता है कि वो किसी को जानता है जिसने इसे 5 घंटे में पूरा किया, सिवाय उसके जिसने इसे एक ही पंच में किया। और जैसे आदमी कह रहा था कि दुनिया नफरत करने वालों से भरी है, एक नया वीडियो आता है हॉल ऑफ फेम में दाखिल होते हुए, पुराने रिकॉर्ड्स को पीछे धकेलते हुए। और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा मुख्य पात्र था, जो दुनिया में सबसे पहले +10 रिफाइनमेंट वाला आइटम हासिल कर चुका था। अब वापस लैबिरिंथ में जिन हुक तीनों से कह रहे हैं कि वे लकड़ी और काई ढूंढ कर लाएं ताकि वे उनका इस्तेमाल कर सके। इस बीच चलो मार्केट खोलते हैं और कुछ चीजें खरीदते हैं। टैरो कार से लेकर एक पहिए का टुकड़ा और एक 5 मिनट तक ये सब थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन रुकिए, असली बात यह है कि आप इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्य पात्र पुराने चाबी को कार्ड और पहिए के टुकड़े के साथ मिलाता है, जो कि अंत में ये एक तरह का व्हील ऑफ फॉर्चून बन गया, जैसे रोमन भाग्य की देवी का चक्का हो, बस अधूरा है। लेकिन फिर भी ये एस क्लास आइटम पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तुम्हारी किस्मत 10 मिनट के लिए बढ़ा देता है और इसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन हुक मूर्ख नहीं है, उसने इसे एक्टिव किया, अपनी किस्मत को मैक्सिमम किया और मार्केट से खरीदे गए सारे स्क्रॉल्स को बुला लिया, जिनकी आइटम को रिफाइन करने की चांस 0.000000012% थी। लेकिन अब वो 100% हो गई है। तो हमने एक पुरानी खतरा को मैक्सिमम रिफाइनमेंट तक पहुंचा दिया और इसके लिए कोरिया में सबसे पहले होने के नाते 5000 गोल्ड कॉइन्स भी मिले। ये काम करो और प्लीज इसके लिए एक ट्रॉफी लेकर आओ, क्योंकि ये लीजेंड सच में इसके हकदार है। अब हम नरक के 10वें दिन पर हैं। तीनों आग के सामने मूस के चटाई पर बैठे और खाने को सिवाय मशरूम का कुछ नहीं है। जब जिन हुक सो रहा था, यूरी को याद आया कि इन लगातार 10 दिनों में उन्हें माइनोडोर से भागना था, जबकि हीरो आराम से जा रहा था। अब वे उन अनाम लोगों से बात कर रहे थे जो इन हरी भरी जगहों पर दिखते हैं और उनका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन सीरियस बात यह है कि उसकी गिल्ड यहाँ आने में कम से कम 3 हफ्ते लगते हैं। मतलब ये कि अगले 3 हफ्ते मिनोटॉर से भागते रहना पड़ेगा, जब तक कि डरपोक की हत्या करने की आत्मघाती सोच ना आ जाए, जो कि पिछले 3 हफ्ते सो रहा और छुपा था।
फिर वह एक पत्थर उठाता है और जैसे ही उसे सिर पर मारने वाला होता है, यूरी उसे बीच में रोक देती है क्योंकि उसके पास एक और भी बढ़िया आइडिया है। उसके पास एक क्रॉसबो स्टिंगर है जिसमें जानलेवा जहर भरा होता है, क्योंकि अगर मारना ही है तो सही तरीके से मारना चाहिए। और सोचो उन्होंने उसे नायक के कहाँ लगाया। खाना और यहाँ सिर्फ फाइन डाइनिंग है दोस्तों, लकड़ी की थाली, मशरूम और चूहा हड्डी का सीक, और फिर वो चालाकी से खाते हैं जब तक कि सबसे कमजोर गिर न जाए। वो उसे सबसे तेज मिर्च लगी, क्योंकि आखिर में हीरो को सब कुछ पता था और उसने प्लेटें तब बदल दी जब सब अपनी पीठ कर चुके थे। जिनहो का खड़ा हुआ और बोला कि चोरी छुपे स्विमिंग करना धोखा है। यूरी बहाना करने की कोशिश कर रहा था, जबकि चैट में अनजान लोग कह रहे थे कि ये उनका हिस्सा था। हीरो लाइव स्ट्रीमिंग फीचर के बारे में बात करना शुरू करता है, जो यह केवल तब एक्टिव होता है जब तुम बॉस रूम में होते हो। तो जाहिर है हम इसे सिस्टम को रिपोर्ट कर रहे हैं। फिर यूरी खतरे से घेर जाने लगती है। तो सोचो उसने सबका हाल खराब कर दिया। सबने चैट छोड़ दी और उन्हें 1 महीने का बैन और वार्निंग भी मिला कि अगली बार बैन कर दिया जाएगा। प्लेयर के लिए सजा भी कड़ी होगी। उसके बाद मिनटोर लड़की पर टूट पड़ा। खुद डर के मारे हीरो के पीछे छुप गई। उसने पूछा कि उसे कहाँ जाना है, तो उसने तंज में पूछा कि अगर वो उसे जहर नहीं देंगे तो फिर मदद क्यों करें। अब तो उसके पास औरत की क्षमता कॉपी करने की शर्तें पूरी हो चुकी थीं, जो कि 240 घंटे अकेले रहना था, तो उसने कम्युनिटी की क्षमता कॉपी कर ली। अब जिन हुक को उसकी जरूरत नहीं थी। यूरी ने धमकाने की कोशिश की, लेकिन माइनोटॉर दोनों पर अपनी कुल्हाड़ी लेकर दौड़ रहा था। नायक ने छलांग लगाई, अपना खंजर तैयार किया और माइनोटॉर के सींग पर हमला कर उसकी गर्दन पर वार किया। फिर जमीन पर उतर गया। अब वो फिर से टूट पड़ा बचते हुए और फायरबॉल अटैक का इस्तेमाल किया, लेकिन वो काम नहीं आया। अंत में वो पीछे हट रहा था क्योंकि मिनोटॉर ने बरसकर मोड एक्टिवेट कर लिया था, जिससे उसकी सारी ताकत 30% बढ़ गई थी। वो हरे आग से भरा पागल की तरह उन पर टूट पड़ा। और एक बात, अब वो बोल भी सकता है। नीचे खड़ा हीरो खंजर तैयार करता है और उसे आने को कहता है। अब बस ए एक्स एस और खंजर की टक्कर है। आखिर में जिन्हो जीत जाता है, जबकि उसे याद आता है कि वो यहाँ कई बार मर चुका है। लेकिन इस बार सब कुछ अलग है, क्योंकि उसकी रिप लगातार बढ़ती जा रही है। लड़ाई जारी रहती है और इतने समय बाद मिनोटोर के 5 मिनट खत्म हो जाते हैं और वो हार जाता है। बफ मोड में है और अब हीरो सिस्टम की तरफ पीट करके देख रहा है। उसके पास पहले से ही 57 डिप्थ पॉइंट्स हैं। इसका मतलब है कि उसकी ताकत लेवल 19 के बराबर है, लेकिन वह अभी लेवल 1 पर है। और हमारे पास मानवता के साथ खेलने के लिए अभी भी 20 दिन बाकी हैं। 20 दिन बीतने के बाद जिन एज अभी भी गुस्साए माइनर का सामना कर रहा था, जो उस पर दौड़ पड़ा जबकि वह आराम से अपनी रिप बढ़ा रहा था। जल्दी ही उदास माइनर अपना बैग उठाकर इस भूल भुलैया को छोड़ देगा। लेकिन आज अलग दिन है, क्योंकि यह आखिरी दिन है। वो एक ऐसा जोरदार मुक्का मारता है कि मिनोटॉर ठोकर खा के जमीन पर बेहोश हो जाता है। क्या वो कमजोर हो रहा है, या हमारा हीरो अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है? खैर, ये हमारी आखिरी विदाई है। सींग वाले फिर जीन एज एक तरफ देखता है, क्योंकि अब हम उस तिगड़ी के आखिरी बचे हुए से निपट रहे हैं, जिसे अब से हम बस इंटर्न कहेंगे। और रुको, तुम समझ जाओगे क्यों। तो हमारा हीरो आता है और कहता है कि वो उसे वेटरन प्लेस कंपनी में नौकरी पर रखेगा। इसीलिए यूरी बेकाबू हो जाती है और कहती है कि उसे सच में ये नौकरी चाहिए। वो इस कंपनी में काम करती है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही जुनूनी एप्लीकेंट है, तो उससे पूछा जाता है कि अब वो कंपनी के लिए क्या कर सकती है। वो कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करने लगती है, लेकिन प्रोटैगोनिस्ट ने वह पहले ही ले लिया होता है। फिर वो कहती है कि वो उसे धोखा नहीं दी। जीन होक उस पर दबाव डालने लगता है, जब तक कि वो रोते हुए पसीना बहाते हुए चिल्लाती है कि वो उसे ब्रेन रिंग देगी, क्योंकि उसका सीनियर चीनी लोगों के साथ एक डील कर चुका है कुछ साबित करने के लिए। और जीन हुक सोच रहा होता है कि ये ब्रेन रिंग है, जो सबसे बेहतरीन आइटम्स में से एक है। पहली मंजिल, क्योंकि इसके असर से उसकी स्पीड, मैजिक रेसिस्टेंस बढ़ जाती है और यह मॉन्स्टर की मैजिक को दबा भी सकता है। वह आई ऑफ ट्रुथ का इस्तेमाल करता है ये देखने के लिए कि वो सच बोल रहे हैं या नहीं। और जब पता चलता है कि वो सही थी, तो वह उसे बधाई देता है। उसे अभी अभी कंपनी में इंटर्न के तौर पर रखा गया है। बस एक बात बता दूं कि इंटर्न्स को पैसे नहीं मिलते, लेकिन अगर उसको उसकी जरूरत पड़ी तो उसे तुरंत आना होगा, चाहे वो सुबह के 3 बजे हो या वो सो रही हो। अगर ऐसा हुआ तो वो सोते सोते भी आ जाए, मगर उससे पहले उसे एक फॉर्म साइन करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही हीरो अपनी दो ताकतें, कम्युनिटी और फायर एलिमेंट, को मिलाना शुरू करता है, जो आखिर में सोल मार्क की पावर बन जाती है। और जैसे कि आप सोच सकते हो वो क्या करने वाला है, क्योंकि उसके हाथ में वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ कोई साइनिंग नहीं होती, बस पावर एक्टिवेट हो जाती है और स्क्रीन पर दिखता है कि ये पावर टारगेट पर मार्क लगा देती है। जो भी मार्क होगा उसे हमेशा आदेश मानने होंगे, और अगर उसने कोई भी गड़बड़ी की तो उसे पकड़ लिया जाएगा। आग लगी और हमें पहला दास यानी साथी मिल गया। इसके बाद जिन हुक ने भूल भुलैया पूरी की और बाहर आया, जहां इंटर्न खुशी के आंसू बहा रहा था। हर किसी को भूल भुलैया पूरी करने के लिए 5000 सोने के सिक्के मिले। लेकिन फिर मुख्य पात्र मुड़ा और उसने उससे कहा कि सिक्के उसे दे दे। कुल मिलाकर हमारे पास 10,000 सोने के सिक्के हो गए। उसे ब्रायन की अंगूठी भी 3 दिन में लानी थी। उसने कहा ये कम समय है, तो उसने समय घटाकर 2 दिन कर दिया। अब यूरी फंस गया, क्योंकि सोल मार्क एक्टिव होना शुरू हो जाता है और उसे अब मानना ही पड़ेगा। शहर की स्क्रीन पर न्यूज वाले बात कर रहे हैं कि कोरिया की सबसे बेहतरीन गिल्ड तीसरी मंजिल पर बॉस को चुनौती देने वाली है। लेकिन मुख्य किरदार कहता है कि ये थोड़ा बेवकूफी भरा है, क्योंकि हर मंजिल पर 90 का टाइम लिमिट होता है, तो सिर्फ पहले बनने के लिए तीसरी मंजिल पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी बीच
वह शहर में ही रहेगा ताकि लेबिरिंथ में बिताए अपने आखिरी महीने की जानकारी इकट्ठा कर सके। और इसलिए उसे भरोसेमंद लोगों की जरूरत थी। इसलिए जिन हुक घर पर था जब तक उसे याद आया कि वह दो लोगों को जानता है। फिर वह ली टैमिंग और यानो के साथ कैफे गया। ये दोनों अनुभवी खिलाड़ी हैं जो मुख्य पात्र के साथ खेलते हैं। वह बेवकूफ नहीं था। उसने सच्चाई की आंख सक्रिय की और देखा कि टैमिंग के पास मशीन किंग की जन्मजात क्षमता है जो गेम में है। और खूबसूरत गुस्सैल पंचर यानो के पास ताइक्वांडो के प्रति समर्पण की जन्मजात क्षमता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि नाम के हिसाब से वह सिर्फ पंच ही मारती है। वे तीनों साथ में 20वीं मंजिल की चुनौती लेने वाले थे। क्योंकि लंबे समय से साथ थे, मुख्य पात्र खुद को वहां कोंग जिन्हों के नाम से परिचय देता है। और उसका गेम का निकनेम बहुत ही अजीब है, बोंग बोंग, जिसका मतलब कोरियाई में पाद की आवाज होता है। फिर वे बातें कर रहे थे। जिन्होंने बताया कि पिछले एक महीने में दुनिया भर की गिल्ड्स, स्ट्रीमर और वो हुड वाले ग्रुप्स लोगों को पकड़कर लूट रहे थे। लेकिन चूंकि मुख्य पात्र भूल भुलैया में था, उसने ये सब नहीं देखा। टेस्ट नहीं दिया गया था। और ये टेस्ट इसलिए बनाया गया क्योंकि दूसरे फ्लोर पर कई लोग मर रहे थे। तो अवेकन एसोसिएशन ने ऐसा टेस्ट बनाया जिसमें सिर्फ वही लोग पास हो सकते हैं जो टावर में दाखिल हो सकते हैं। ये वही फेमस रैंक है जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं। और जैसा कि मुख्य किरदार सोच रहा है, उस बंदे ने ये टेस्ट मौतों को रोकने और गुप्त शक्तियों वाले खिलाड़ियों को इकट्ठा करने के लिए बनाया था। अब हम इसका फायदा उठाने वाले हैं। इस पॉइंट पर लेखक रुककर समझाता है कि एसोसिएशन में शामिल होने के बाद क्या होता है। अंदर लोगों का जजमेंट किया जाता है। अगर तुम्हारी रैंक एफ या उससे नीचे है तो तुम्हें दूसरा मंजिल पर जाने से मना कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर तुम्हारी रैंक अच्छी है तो बात कुछ और है, क्योंकि तुम्हारे कई अच्छे गैंग्स के साथ कनेक्शन होंगे और कई लोग तुम्हारे आगे झुकेंगे। यहाँ तीन तरह के लोग आते हैं। जो टावर चढ़ने के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो लोग रैंक जज करने आते हैं, और जो अपनी रैंक सबके सामने बताना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच वहाँ कई रिपोर्टर भी होते हैं जो तस्वीरें पर रुको एक मिनट, क्या वो हमारी इंटर्न नहीं है? आज उसने अपने बाल खुले रखे हैं। लेकिन ध्यान उस मांसपेशियों वाले लड़के की तरफ जाता है जिसके बाल थोड़े हैं, जो इंटर्न को देखने आया है। और दूसरा लड़का जो टेस्ट देने आया है। फिर सिक्योरिटी गार्ड भीड़ को धकेलते रास्ता साफ करने लगते हैं। तभी यूपीएफ के फ्रंट जिन हुक अपने दोस्तों के साथ आते हैं। बेवकूफ एक्स भी आ जाता है और उसे बाहर निकलने को कहता है। मुख्य किरदार हमेशा की तरह मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसके पास टिकट है और वो यहाँ इंतजार कर रहा है। फिर गुस्सैल लड़का जिन हुक के पास जाकर उंगली दिखाने लगता है, जो बस अपने सच्चाई की नजर का इस्तेमाल करता है और उसकी ताकतवर चुपके से हमला करने की क्षमता की नकल करता है। मुख्य किरदार को उसके साथ दोस्ती बढ़ानी होगी या उसकी दुश्मनी बढ़ानी होगी ताकि किसी भी क्षमता की नकल कर सके। और जब वह आदमी गाली दे रहा था, तभी एक इंटर्न पीछे से आ गई। जब उसने जिन हुक को देखा तो वह मुख्य किरदार की उस खून की प्यास जैसी नजर से डर गई। वह आदमी का उंगली पकड़ता है और उसे तोड़ देता है, जो बहुत दर्दनाक था। उंगली उठाने के बाद जब उसने छोड़ दिया तो वह आदमी उठ खड़ा हुआ, जबकि मुख्य किरदार पानी पी रहा था क्योंकि वह आदमी पानी पीने से मना कर रहा था। और उसे थप्पड़ लगा और बाद में खुद ही फंस गया। पैर पर एक बार मिला था। इतना जल्दी था कि किसी ने देखा तक नहीं। लोग सोच रहे थे कि वो खुद ही गिर गया, लेकिन असल में अंदर का बंदा डरा हुआ था। फिर वो मस्कुलर लड़का थोड़ा बालों वाला आया और अपनी औकात दिखाने लगा। हीरो ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि उसकी क्षमता कम थी, वो अपनी स्टैट्स नहीं देख पाया। उसकी औकात जिन हुक पर नहीं चली, जो आया और बोला कि उसे पता नहीं था कि वो एनी के साथ घूम रहा था। फिर हीरो गोरोगिंग नाम के किसी के बारे में बात करने लगा और वो मस्कुलर लड़का गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये बात लोगों के सुनने के लिए नहीं थी। फिर वो अपनी ब्लैक स्क्रीन बैरियर की ताकत इस्तेमाल करता है, जो उसे और मुख्य किरदार को भीड़ से अलग कर देती है। जिन हुक बात करना शुरू करता है और एक डील ऑफर करता है, लेकिन वो आदमी अपनी छुरी निकाल लेता है। अब क्या मुख्य किरदार चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। वह अपनी दो छुरियां निकालता है और कहता है कि ये मौका वो दे रहा है। इसी बीच जीन हुक के दोस्त बाहर दूसरी गार्ड से लड़ रहे होते हैं, जब तक कि ब्लैक स्क्रीन बैरियर खत्म हो गया और मस्कुलर बंदा एक तरफ से निकल गया, वही जिन हुक दूसरी तरफ। अब आप सोचेंगे कि बैरियर के अंदर मस्कुलर बंदे ने विदाई तो दी होगी, लेकिन लेखक ने हमें वो दिखाना भी जरूरी नहीं समझा। तो मस्कुलर बंदा चला गया, जबकि दूसरा लड़का अभी भी जिन हुक से लड़ने को बेचैन था। लेकिन उसे गले से पकड़कर चुप करा दिया गया। मतलब मस्कुलर बंदा उस बच्चे को सुला रहा था, जबकि वो बदला लेने की कसम खा रहा था। तो जिन हुक ने उसकी एक ताकत कॉपी कर ली, क्योंकि लड़ाई अपनी चरम सीमा पर थी और वो थी सांस की रोशनी। एक ऐसी ताकत जो सांस और दिल की धड़कन को कंट्रोल करने में काम आती है। और अब हीरो उत्साह से रैंकिंग स्क्रीन की तरफ बढ़ रहा है। इंटर्न पहले नंबर पर है और उसकी रैंक 1755 है। फिर आदमी अगली बारी बुलाता है और जिन हुक कमरे में आता है। आदमी कहता है कि उसे इस जादुई क्रिस्टल को मारना है, चाहे वो कोई आइटम इस्तेमाल करे या मैजिक, बस अपनी सबसे ताकतवर चोट देनी है। जैसे ड्रैगन बॉल की मशीनों में लोग अपनी ताकत टेस्ट करते हैं, जिन हुक ने बिना कोई आइटम इस्तेमाल किए सिर्फ अपनी खंजर से वार किया। लेवल 1 यानी सबसे मजबूत। फिर वो आदमी उसे कहता है कि यहाँ इस छोटे क्रिस्टल को मारो, लेकिन हीरो सीधे बड़े वाले यानी मीडियम लेवल के क्रिस्टल की तरफ चला जाता है। आदमी उसे छोटा वाला मारने को कह रहा होता है, पर हीरो बिना सुने रिफ्ट एक्टिवेट करता है और एक तेज वार मारकर क्रिस्टल को आधा कर देता है। आदमी तो हैरानी से मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि किसी ने कभी ऐसा नहीं किया था। शायद दूसरे रैंकर्स में भी नहीं। इतना चौंक के वो सुपरवाइजर्स को रिपोर्ट करने जाता है, लेकिन हीरो उसे रोकता है और कहता है कि इसे टाल दो।
सप्ताह भर रिपोर्ट करनी थी। लेकिन वो आदमी ऐसा नहीं करना चाहता था। ये सुनकर जिन हुक अपनी छुरी लेकर बोला, जिंदगी में कुछ बातें उसने सीखी हैं और उनमें से एक ये है कि पास में मुट्ठी होना दूर की कानून से ज्यादा डरावना होता है, और ये उन बेवकूफों के लिए है जो कम से कम किसी धमकी के बाद कुछ करने वाले होते हैं। अब हीरो बाहर इंतजार कर रहा है जब तक इंटर्न आए और वो उस अंगूठी को दे जो उसने मांगी थी, यानी ब्रैम की अंगूठी। अंत में उसे 3 दिन भी नहीं लगे तो वो चिल्लाते हुए भागती है। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान है। उसका चेहरा उसे दिखा रहा था कि उसे उतार दे, पर यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वो कैसे बर्ताव करती है। उसके बाद हम दोस्तों के साथ जिन हुक में हैं, जहां उसने कहा कि उसे रैंक एफ मिला है, तो सब हैरान है, लेकिन ये तो सिर्फ अस्थायी रैंक है, क्योंकि वो एक हफ्ते में फिर से देने वाला है। और जैसा कि प्रोटैगनिस्ट ने कहा, उसने पहला टेस्ट पास कर लिया, दूसरा टेस्ट उसके लिए एक दंगन खत्म करना है, और वही वो करने वाला है, क्योंकि ये जगह सिर्फ पहले फ्लोर पर ही मौजूद है, एक फॉरबिडन जोन जिसे उन्होंने कभी फतह नहीं किया है। यहाँ तक कि गेम के 11 सालों में अगला ठिकाना है चैम्बर ऑफ द फॉलन। अब हम सब उसके साथ हैं, सबके पास गोलियां भी हैं। तभी एक आदमी पूछता है कि मुख्य किरदार यहाँ क्या कर रहा है। वह कहता है कि उसे पैसे चाहिए, क्योंकि उसने अकेले रहना शुरू कर दिया है। आदमी कहता है कि वह अपने परिवार के लिए आया है, जबकि मुख्य किरदार सोच रहा है कि ये वही लोग हैं जो सबसे पहले ताबूत में जाएंगे। आखिरकार हम रेड तक पहुंच जाते हैं, जहां स्क्रीन पर लिखा होता है कि यह एक कठिनाई है। मकसद है बॉस को हराकर सिंहासन पर बैठना। खजाने के अंदर सबसे नीचे तक पहुंचने वाले पहले लोग होने के नाते जिन हुक को टावर जीतने का पहला बोनस मिला। इस खजाने से उसे +10 लक और कुछ अजीब आइटम मिले। साथ ही कोल्ड हार्ट और एक पैसिव स्किल मोनोपोलाइजिंग भी मिली, जो सबसे बेहतरीन इनाम पाने में मदद करती है। फिर नायक ने एक डरावनी मुस्कान दी, क्योंकि अब हजारों टावर इनामों में से सबसे अच्छे इनाम उसे ही मिलेंगे। उसी वक्त बीच में एक गोला खुला और उसके अंदर आर्मर वाला लोग आने लगे। कह रहे थे कि 50 लोग सुरक्षित पहुंच गए। जिन हुक हमेशा की तरह अपनी ट्रू आई इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि टॉप 10 गिल्ड्स के एक कप्तान के पास सिर्फ इतनी ही ताकत कैसे हो सकती है। आखिर दुनिया कहां जा रही है। बाद में खंडर के अंदर जादूगर कह रहा था कि यहां से अंधेरा है, इसलिए सबसे अच्छा है कि सब साथ रहें और खो ना जाए। और जब उसने अपनी इल्यूमिनेट स्किल एक्टिवेट की, तो दिखा कि जगह काफी बड़ी है। कोनों में कंकाल भी पड़े हैं और दीवारों पर क्रिकेट्स बैठे हैं। पीछे वाला आदमी चेतावनी शुरू होती है कि कैरियर्स आ चुके हैं और जिन हुक बीच में है। ये सोचते हुए कि अब तक कोई क्यों नहीं मरा, तभी एक आदमी उसे पीठ पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि जा पानी और बर्फ उस तरफ पहुंचा, मैं दूसरी तरफ से ले जाऊंगा। इसी बीच मुख्य किरदार नोटिस करता है कि यहाँ विदेशी भी हैं, और ये मजेदार है कि वे हर सुनहरे बाल वाले को विदेशी बुलाते हैं। तो जब कोई कोरियन अपने बाल सुनहरे रंग का कर लेता है, तो क्या वो भी विदेशी हो जाता है? और उन लोगों के कवच पर जो निशान था, वो किसी एक का था। यूरोप के सबसे ताकतवर गिल्ड्स में से एक है जायन गिल्ड, और उनके बीच एक छोटी सी लड़की भी है। जिन हुक ने दिलचस्पी ली, कम्युनियन को एक्टिवेट किया और हेलमेट पहने उस छोटी लड़की के लिए पानी का गिलास लेकर गया। जब उसने हेलमेट उतारा, तो देखो, वो एक खूबसूरत गोरी लड़की थी। वो यूरोप के एक ताकतवर परिवार की सबसे छोटी बेटी थी, जिसके पास दिव्य शक्तियां थीं। वो न सिर्फ हमला कर सकती थी और बचाव कर सकती थी, बल्कि लोगों का इलाज भी कर सकती थी। उसे उस देश को महामारी से बचाने वाली हीरोइन के नाम से जाना जाता था, एम्स्टर्डम की संत तेरेसा। और अब हमें समझ आ गया कि जब वो पानी पी रही थी, तब अभी तक कोई क्यों नहीं मरा। जिन्होंने ट्रूथ आई इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा, क्योंकि वो हाई लेवल का था। लेकिन लक और एडेप्टेबिलिटी ने लेवल के फर्क को खत्म कर दिया। टेरेसा की स्थिति बहुत अच्छी है, कॉपी करने की शर्तों के अलावा, क्योंकि वो टॉप 100 प्लेयर्स में से एक है। तुम्हें उसे किसी खतरनाक हालत में उसकी जान बचानी होगी, ताकि उसकी कोई भी क्षमता कॉपी कर सको। वो शुक्रिया अदा करती है। वही जिन्हों मुस्कुरा रहा है, क्योंकि ये मौका है सबसे ताकतवर पैलाडिन की एक क्षमता कॉपी करने का। काबिलियतें, सितारों का आशीर्वाद। अब सवाल यह था कि हम इसे कैसे पूरा करेंगे। फिर सीन कट होता है और लोग जमीन पर गिरते हैं, क्योंकि उन्होंने गार्डियन सेंटिनल को टक्कर मारी। और अब खंडहरों का रक्षक ने घुसपैठियों को देख लिया। कप्तान पूछ रहा था कि वो बेवकूफ कौन था जिसने उसे छुआ, लेकिन गार्डियंस के बीच लोग मर रहे थे और कप्तान बिना किसी मदद के अंदर जाना चाहता था, क्योंकि उनके पास सेंट टेरेसा है। तभी एक आदमी चेतावनी देने आता है और वो कहता है कि सब ठीक है, जब तक कि थप्पड़ मारा और गायब हो गया। फिर लड़के डर के मारे पसीना पसीना हो गए। कप्तान जहां था, वहीं आमतौर पर राक्षसों की लड़ाई शुरू हो गई। अब जो ग्रुप फंसा हुआ था, उसने देखा कि टेरेसा अपनी तलवार से सबको बचा रही है। वहीं कैरियर पर चाचा लगभग ताबूत में जाने वाला था। अब हीरो एक्शन में आ गया, राक्षसों को चीर रहा था और आग के गोले फेंक रहा था परिवार वाले की जान बचाने के लिए। इसी वक्त एक शख्स वहां से गुजरा, लेकिन वो असल में टेरेसा ही थी, जो उस आदमी को लेकर चली गई। वो मुड़ी और बोली, मैं तो जीनो समझी थी। वो अच्छा इंसान था, लेकिन वो एक गैर लड़ाकू को छुरी दिखा के धमका रहा था। तो उसे लगता है कि उसी ने गार्डियंस को जगह दिया है और वो हमला करना चाहती है। तो तुम मुझसे पूछते हो कि उसने क्या धुना छोड़ा, क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर रही है। फिर वो दौड़ती हुई आती है और जमीन पर गिर पड़ती है। उसे कहती है कि विरोध मत करो, क्योंकि वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती, पर फिर भी उसने जमीन में एक बड़ा और मजेदार छेद बना दिया। फिर टेरेसा आगे बढ़ती रहती है
जब तक जिन्हो इस खेल से थक नहीं जाता और उसे जमीन पर गिरा देता है। वह इशारा करता है। उसके चेहरे के सामने छुरी तानते हुए कहा कि उसने ही गार्डियंस को नहीं जगाया है, और अगर वो होता तो वो पहले ही स्वर्ग में ब्रेड या नहीं देख रही होती। तभी पीछे से एक आदमी आता है और पूछता है कि वे लोग क्यों लड़ रहे हैं। तब उसे समझ आता है कि सब गलतफहमी थी। वह माफी मांगती है और पूछती है कि वह अपनी पहचान क्यों छुपाता है। मुख्य पात्र कहता है कि वो भी उसी कारण से है, जैसे वह क्लास मिशन गुप्त रूप से कर रही है। असल में वह भी चुपके से एक कागजी कसम और एक चीज ढूंढ रहा है, और वह इस बारे में सब कुछ जानता है। खराबी वाली जगह और जिन चीजों की उन्हें जरूरत थी, वो दोनों एक ही इलाके में थे। वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ जा सकता है। अब हम वापस उस कमजोर बॉस के पास जाते हैं, जो पागल हो गया है क्योंकि टेरेसा अकेले टीम से अलग जाकर खोज करना चाहती है। उसने कई बहाने बनाए और आखिरकार उसे मानना पड़ा, लेकिन उसे मैप के किनारे उनसे मिलने का कहा गया। फिर वह कहती है कि वह मदद के लिए एक कैरियर ले जाएगी। जब वह कोने की तरफ देखती है तो सारे लड़के शक में हैं। हर कोई अलग अलग दिशा में देख रहा है, कोई भी जाना नहीं चाहता। तब जिन हो हाथ उठाता है और कहता है वो जाएगा, जबकि बूढ़े लोग उसे रोक रहे होंगे कि मत जाना, ये खतरनाक है। तो मुख्य किरदार ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे कोई सोप ओपेरा हो, और सबको मनाने में कामयाब हो जाता है। फिर वो टेरेसा के साथ जाता है जब तक कि वो उस जगह तक पहुंच जाए। वहां नीचे पूरे इलाके में दानव भरे हुए हैं, जो एक ताबूत के आसपास खड़े हैं, जिस पर एक बारियर लगा हुआ है। टेरेसा के मुताबिक वो कसम जो मुख्य किरदार चाहता है उसी ताबूत के अंदर है, तो उन्हें पहले दानवों और उस बैरियर को हटाना होगा ताकि वो कसम ले सके। लेकिन तभी एक चेतावनी स्क्रीन आई कि कैमरे का मालिक तुम्हें घूर रहा है उनको। लेकिन इस बार सिर्फ हीरो ही नहीं, टेसा भी देख रही थी। वो कहती है शायद उसने उसे पहचान लिया, भले ही वो हमारे घमंड वाले जिन हुक को पहचान चुका हो। फिर वो पूछती है कि अब उन्हें क्या करना होगा, लेकिन फिर सीन्स कटकर दिखाते हैं कि वो कूदती है और वारियर सॉन्ग एक्टिवेट करती है, जिससे 10 मिनट के लिए उसकी सारी ताकत 3 गुना बढ़ जाती है। वजह यह थी कि उसे ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ खींचना था, और जैसे ही उसने ये पावर चालू की, मॉन्स्टर्स दौड़ते हुए आ गए। लेकिन वो फिर भी वो अपनी तलवार से दैवीय शक्ति को मजबूत करती है और राक्षसों पर टूट पड़ती है। जबकि हीरो शांतिपूर्वक ज़ॉम्बी के सिरों पर कदम रखता चलता है, तभी अचानक साइड से धमाका होता है और एक गुप्त अंडे सामने आता है, जो कि ये बड़ा खोपड़ी जैसा है। जिन हुक खुश है, लेकिन बिना सिर वाला योद्धा उसके ऊपर टूट पड़ता है। वो बार बार बचता है और हमला करता रहता है, लेकिन हीरो की योजना थी कि वो इस बड़े खोपड़ी से निकले काले बिजली के झटके का इस्तेमाल करे और उस बाधा को खत्म करे, क्योंकि ये एक बहुत ही ताकतवर हमला है। पूर्व सैनिकों को कब्र में भेजने की बात चल रही थी। तभी जब वह हमला करने वाला था, नायक आगे बढ़ा बचते हुए, और थंडर ने बाधा को तोड़ दिया। नायक आगे बढ़ा और बिना सिर वाले पहरेदारों को काटता हुआ गुजर गया। अब बस एक खोपड़ी बची थी, जिसके चेहरे के बीच में कट लग गया था। उसी वक्त कोई आया बोला, काफी दिन हो गए मिले नहीं। पर चूंकि जिन हुक उसे पहचान नहीं पाया, वह गुस्से में था, तो नायक ने सच की आंख का इस्तेमाल किया। यह शख्स एक तलवारबाज था, जिसके पास तलवार गीत की ताकत थी, और इस ताकत को कॉपी करने के लिए हमें उससे एक एक तलवार की लड़ाई लड़नी होगी, जिसमें उसे सबसे ज्यादा भरोसा है। फिर हीरो को याद आता है कि उसकी ये तलवार वही है जो म्यूजियम से गायब हुई थी। उसे याद आता है कि जब वो वहां खेलता था, एक लड़का था जिसने उसे 2 बार चैलेंज किया था और हार गया था। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। वो लड़का बार बार चैलेंज करता रहा और हारता रहा, तो ये वही पागल स्टाकर है। फिर हीरो को यकीन तक नहीं होता, लेकिन वो लड़का फिर से एक एक लड़ाई के लिए बुला रहा है। इस बार अलग होगा, और उसे जिन हुक से हार नहीं माननी है, ऐसा कह रहा था। लेकिन हीरो के पास एक तगड़ा कार्ड था, जो थी टेरेसा। ये जानकर उसने बैटलफील्ड सिलेक्शन की ताकत इस्तेमाल की, जो चारों तरफ सब कुछ बंद कर देती है। जब टेरेसा हीरो के पास आ रही थी, तो उसने बस हाथ हिलाया, क्योंकि अब वे दोनों उस एरिना के अंदर थे जहां वो लड़का वन बनाम वन लड़ना चाहता था। उसने मैनो की क्षमता एक्टिवेट की, जिससे उसकी ताकत 10% बढ़ गई और विरोधी की 10% कम हो गई। लेकिन हीरो ने वो स्माइल दिया, क्योंकि एकदम बेकार और नुकसान वाली स्थिति पकड़ी गई और फ्यूजन की खास कंडीशन एक्टिव हो गई। जब बंदा कॉपी करने की कंडीशंस में नुकसान में होता है, तो कंडीशंस को उसी हिसाब से बदल दिया जाता है। अब कॉपी तब मंजूर हो गया जब कंडीशंस पूरी भी नहीं हुई थी। तो यहाँ सिर्फ एस क्लास की स्वॉर्ड सॉन्ग एबिलिटी पास हुई, जो तलवारों की समझ को 200% बढ़ा देती है। मतलब अगर हमारे पास ऐसा कोई होता, तो हम सीधे निकल पड़ते मॉन्स्टर्स काटने, और उसे कॉपी करके बंदा खुद कुछ समझे बिना ही सामने आ गया। जिन हुक अपनी खंजर बुलाता है और बिना कुछ हुए अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है, जिससे लड़का और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये तो मजेदार है। फिर लड़का अपनी तलवार की एनर्जी का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन हीरो बस साइड में छलांग लगाकर बच जाता है और कहता है कि वो सच में ऐसी ताकत एक शुरुआती तलवारबाज के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। फिर यंग अपनी उंगली दिखाता है, लेकिन हीरो कहता है कि इससे वो टूट जाएगा। फिर वो खंजर पर ये गोली रखता है और फ्यूजन की ताकत एक्टिवेट करता है, जिससे तलवार जोन और डेमन सोल पिल मिलकर एक अनोखा रूप ले लेते हैं। एस क्लास की क्षमता, तलवारों का समाधि, बस ये दिखाने के लिए कि जिन हुक कितना ज्यादा ओवर पावर है, क्योंकि अब उसने अपनी तलवार समझने की क्षमता 500% बढ़ा ली है। इसके बाद वो बंदा पोज मारता है, क्योंकि अब जिन हुक इस तौक को डिनर बनाने वाला है। तो उसने काला चांद की रात में तलवारों का समाधि एक्टिवेट कर दिया, और भले ही ये उसकी पूरी ताकत नहीं थी, यंग डर गया क्योंकि ये उसकी मौका था प्रोटैगनिस्ट को हराने का। लेकिन ये सब धीरे धीरे खराब होने लगा, क्योंकि गेम के अंदर हार ही हुई थी।
और अब तो गेम के बाहर भी उसने फोटो और तकनीकों के साथ बहुत तैयारी की थी, लेकिन वो हीरो को पार नहीं कर पाया। मतलब ये लड़का तो बिल्कुल लेवल का स्टॉकर निकला। फिर वो आगे बढ़ा और हीरो ने उसके सारे स्किल्स काट दिए। जैसे छाया बनकर उसके पीछे दिखा, क्योंकि अब उसे खा जाना था। फिर एक ही तलवार का वार हुआ, जिसे यंग ने रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया, और उसकी तलवार टूटने वाली थी। वो दूसरी तरफ गिर गया। अब फिर से जीत हीरो की हुई। योन के हिसाब से ये लड़ाई नंबर 38 थी, इसलिए उसने जिन से खुद को कब्र में भेजने की गुजारिश करना छोड़ दिया। लेकिन मुख्य किरदार कहता है कि अगली बार नंबर 139 होगा, और फिर वह एक लंबा भाषण शुरू करता है कि ये टावर कोई मजाक नहीं है, और इसके लिए उसके जैसे मजबूत खिलाड़ी चाहिए। और वो इतना दयालु इसलिए लगता है क्योंकि हमें एक ही व्यक्ति से दूसरी क्षमता कॉपी करने के लिए 60 दिन इंतजार करना पड़ता है। तो अब हम बस मवेशियों को पाला रहे हैं ताकि बाद में सब कुछ कॉपी कर सकें। फिर वह कंपनी एक्टिवेट करता है और यूं चला जाता है, पूछते हुए उसका नाम क्या था। पर हीरो बहादुरी दिखा रहा है और कुछ नहीं बोलता। फिर वो लड़का उसे उसके नाम से गाली देते हुए चला जाता है। टेरेसा पीछे रह जाती है और कुछ समझ नहीं पाती। बाद में उलझन में क्लब इलाके का जायजा ले रहा होता है, क्योंकि आगे दुश्मन है। कोई कहता है कि राक्षस आ रहे हैं। तभी एक आयरन गोलम आता है जिसके साथ एक सफेद बालों वाला एल्फ होता है। असल में वो सिर्फ एल्फ नहीं है, क्योंकि कमजोर कप्तान के मुताबिक ये एक हाई रैंकिंग वेम्पायर है जो उनका स्वागत करता है और कहता है कि वो है जिंजो की सेवा करने वाला उसका खून का रिश्ता, जो इन खंडहरों की मालकिन है। वो कमजोर लड़का पसीना पसीना होकर तलवार उठाए खड़ा है, सोचता है कि कुछ करेगा, लेकिन वो आदमी परवाह नहीं करता। वो चुपचाप खड़ा रहता है और कहता है कि उसके पास उनके लिए एक प्रस्ताव है। प्रस्ताव ये है कि या तो वे उसके साथ चुपचाप चले जाएं, या आधे सैनिक आज का खाना बन जाएंगे। ये मतलब उन्हें चुनना होगा कि वे यहीं खाना बने या आगे। फिर वो ऐसी ताकतें दिखाता है कि कमजोर लड़का बोल ही नहीं पाता। उसके बाद हम वापस जाते हैं जिन हुक के पास, जो एक जबरदस्त टैलेंट कॉपी है। टेरेसा अपनी दिव्य शुद्धि इस क्रिस्टल पर कर रही है, जो कि जम चुकी आंसू है। एक और चोरी हुई चीज जो हमारे कॉपियर के हाथ लग गई, क्योंकि ये चीज एसएसएस लेवल की मुश्किल है, क्योंकि ये व्यक्ति की जादुई ताकत को बढ़ाती है। लेकिन अगर इसे पहले शुद्ध ना किया जाए तो यूजर को जानलेवा नुकसान हो सकता है। इसलिए टेरेसा ये कर रही है। तो यहाँ हमें मल्टीटास्किंग महिला मिलती है, और इस चीज का इस्तेमाल करके हीरो की जादुई शक्ति 12 से बढ़ गई। वो खुश था और हम भी, क्योंकि ज्यादा हैक मतलब ज्यादा मजा। सपोर्टिंग किरदारों को कुछ मार पड़ेगी। लेकिन तभी स्क्रीन पर टेरेसा का मैसेज आता है कि कैमरा मास्टर ने एक इनविटेशन भेजा है। इसमें कहा गया है कि वो वीकेंड्स क्लब को बचाए, जो वैम्पायर के सामने हार मान चुका है, और कैमरा मास्टर को ढूंढे। अगर वो मान जाती है तो सारे मॉन्स्टर्स और जाल जो आखिरी कमरे तक ले जाते हैं हटा दिए जाएंगे। ये देखकर टेरेसा बिना सोचे समझे उठ खड़ी होती है, क्योंकि उसे लोगों को बचाना है। लेकिन उसे डर भी है कि कहीं वो जिंजो को हरा ना पाए और उसके हाथों खिलौना बन ना जाए, क्योंकि डरपोकों के साथ भी ये मुश्किल होगा। पीछा करने वाला यंग उठकर जाने लगता है, लेकिन टेरेसा के पास से गुजरते हुए कहता है कि वो उसे कुछ सलाह देने वाला है, और उसकी सलाह हमेशा की तरह नोक-झोंक से शुरू होती है। लेकिन अब उसे यकीन हो गया है कि जिंजो को हराने वाला अकेला वही बेवकूफ होगा। फिर वो चलता चला जाता है। टेरेसा प्रोटैगनिस्ट के पास आती है और कहती है कि वो उसे एक ग्रुप के लिए हायर करना चाहती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फीस सस्ती नहीं है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये महंगा पड़ेगा, लेकिन वो मान जाती है और कहती है कि वो दे देगी। वो सारी सिक्के उसे दी ताकि जिंजो से लड़ने में मदद मिल सके। अब वो हमारी भाषा में बात कर रही है। 100% कॉन्ट्रैक्ट पूरा, तो मॉन्स्टर सो जाते हैं और वो दरवाजे तक पहुंचते हैं। लेकिन इतनी ऊर्जा होती है कि टेरेसा एक कदम पीछे हट जाती है, पर हीरो आगे बढ़ता है और कहता है कि लड़ाई में हमेशा सबसे ताकतवर नहीं जीतता। तो जो भी हो, बस उस पर भरोसा करो और चलो अंदर चलते हैं। हॉल में वैम्पायर्स होते हैं और कैमरा बॉस सिंहासन पर बैठा होता है, और असल में ये जिंजो एक वैम्पायर किडी था जिसके सफेद बाल थे, जिसे जाना जाता था एलिस, जो मुख्य किरदार है। आए और पूछी कि कमजोर लोग सुरक्षित हैं या नहीं। फिर उसने अपनी ताकत बंद कर दी और सब लोग जमीन पर दिखे, सिर से पांव तक बंधे हुए, जैसे खाने के लिए तैयार हो, बस पोट में डालकर पकाने वाले हो। जिन हुक ने अपनी आंखें खोली और पता लगाया कि ये वही बंदा है जिसने गार्जियंस को जगाया था। फिर वो आई और बोली कि उसने इन्हें यहाँ बुलाया क्योंकि मुख्य किरदार की खुशबू आ रही थी, और ये खुशबू उसके लिए अब तक की सबसे मीठी थी। और हाँ, वो बात कर रही थी खून की खुशबू की, दोस्तों। और इस खुशबू की वजह से वो पूरी तरह उत्तेजित हो गई है। जिनको कुछ किस देना चाहती है। हुक कहता है कि उसे अपनी खाई हुई चीजों का आनंद लेना पसंद है। लेकिन रुको, ये तो अब अजीब होने लगा है। हीरो अभी भी धन्यवाद कहता है, लेकिन उसका कोई इरादा नहीं है कि वो यहाँ आकर लग्जरी स्नैक बार में रहे। फिर औरत गुस्से में आकर अपने हाथ से लेजर मारती है, क्योंकि यहाँ तो तानाशाही है दोस्त, तुम्हारे शब्दों की कोई कीमत नहीं, तुम हमें वैसे भी खाना परोसोगे। लेकिन सुनो दोस्तों, क्या आप 60 साल तक एक वैम्पायर के चूसने का मजा लेना चाहोगे? पर इसके बाद ही मुख्य किरदार आगे बढ़ता है और कहता है कि वो अपना खून से भी मीठा कुछ देगा। लेकिन वैम्पायर कहती है कि उनके लिए खून से ज्यादा कुछ भी अहम नहीं है, इसलिए वो अपनी राय नहीं बदलेगी। फिर वो कहता है कि अगर ये ऑफर उसकी आजादी है, तो भी ये सुनकर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, और लोग गुस्से में आकर कहते हैं कि वो उसे फाड़ डालेंगे। लेकिन वो सब रुक जाते हैं जब वैम्पायर कहती है कि वो उसके कहे की जिम्मेदारी ले। फिर मुख्य किरदार खड़ा होता है, एक मास्क पहनता है और कहता है कि उसका नाम कॉन्ग जिन हुक है,
एक दानव जैसे इंसानों का प्रतिनिधि, वो उसे इस जगह से आज़ाद कर देगा। और ये दानव इंसान वो लोग हैं, जिन्होंने पैसे और ताकत के लिए मानवता को ठुकरा दिया। और इसी वजह से वो भूल-भुलैया और खंडहरों के राक्षसों के साथ जुड़ गए, जिन हुक आगे बताते हैं कि उसने 27वीं मंजिल पर बने मंदिर से संपर्क किया था। और ये कि वो यहाँ है और सभी बंदिशों को धोखा देने वाला भी वही भेजा था। जब वो मंदिर का ज़िक्र करता है, तो वो लोग डर जाते हैं। लेकिन वैम्पायर कहता है कि अगर उसे मंदिर के बारे में पता है, तो वो झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन वो उस पर भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी ऐसा कह सकता है। वे कर सकते हैं, और वैसे भी वो बहुत चालाक बोलने वाला है। इसलिए वह उस पर भरोसा नहीं करेगी। फिर वह अपने खून की भाले सक्रिय करती है और उन्हें ऊपर की तरफ भेज देती है। इसी वक्त तेरेसा सामने आती है, अपने ढाल पर पवित्र शक्ति लगाती है और सब कुछ रोक लेती है। लेकिन भाले लगातार आते रहते हैं। ऊपर खड़ा वेम्पायर हंसते हुए कहता है कि वह इतनी मेहनत करती है, लगभग बेकार। लेकिन उसे अभी भी दिव्य शक्ति से नफरत है। फिर वह अपने खून के विस्फोट की क्षमता सक्रिय करता है, ताकि उन्हें उनके ताबूत में भेज सके। लेकिन तेरेसा मुस्कुराती है, क्योंकि वह उस मशहूर नायक पर भरोसा करती है। इस वक्त चाकू की आवाज आ रही थी। जिन्होंने टेरेसा को चाकू से काट दिया, मैं पहले ही कुछ समझ नहीं पा रहा था। अब तो लगता है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जब उसने चाकू छोड़ा, तो उसने वैम्पायर से कहा कि अगर वो साबित कर दे कि वो ब्लफ नहीं है, तो क्या वो उस पर भरोसा करेगी। वैम्पायर चुप रह गई। कह रही थी कि ये मजेदार तो है, लेकिन ये काफी नहीं है। उसे और सबूत चाहिए। और अब नीचे टेरेसा, लगभग डूब चुकी, पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन जिन्होंने अपना हाथ उठाया, और मैं देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसने फिर से जारी रखा। वैम्पायर हंसते हुए कह रही थी कि वो उसे बोलने का मौका देगी। तो वो आया और बोला कि उसने 7 सितारा जादू तैयार किया है, जिसे वो बैरियर को धोखा दे सकेगा। और बात यह है कि अगर उसने ब्राह्म रिंग से उसकी आत्मा सील कर दी, तो बैरियर को चकमा दिया जा सकता है। उसने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था। तभी जिहोक आया और सच बताने लगा कि उसने अपनी स्टेटस लेवल 1 पर क्यों रखा। सारी एक्सपीरियंस छोड़ दी लेवल अप करने के लिए, और इसका कारण था 7 सितारा क्षमता, आत्मा ट्रांसफर, जो सिर्फ लेवल 1 पर इस्तेमाल हो सकती है। तो वो लड़का शुरुआत से लेकर अब तक वो हमेशा ठंडा और चालाक रहा। इसलिए यूजर की शर्त पूरी हो गई और आत्मा का ट्रांसफर एक्टिव हो जाएगा, जिसमें 365 दिन का कूल डाउन होगा और सिर्फ एक ही आत्मा ली जा सकेगी। अब जादू पूरा हो जाएगा जब टारगेट की मंजूरी मिल जाएगी। तभी हीरो आता है और कहता है कि ये जादू वाला गोला 1 मिनट में गायब हो जाएगा। और जादू तभी एक्टिव होगा जब वो मंजूर करेगी। अब फैसला उसका है कि वो करे या नहीं। तो वो सोच में पड़ जाती है, जबकि उसके गुर्गे सभी डरे हुए हैं और वो अपनी टेलीकिनेसिस भेज रही है उस दूसरे बड़े वैम्पायर की तरफ, जिसे वो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। कॉब्य पे 100% शक है। तो अगर उसने कुछ अजीब किया, तो उन्हें पूरी ताकत से हमला करना चाहिए। वो नीचे उतर रही है, सोचते हुए कि उसे इन खंडहरों में 1000 साल से निकाल दिया गया है। वहां जाकर वो पूछती है कि क्या वो सच में भरोसा कर सकती है। और वो इंसान बड़ा कूल दिखाता है कम्युनिटी एक्टिवेट करते हुए, क्योंकि ये लड़का चालाक है। तो वो आत्मा स्थानांतरण की इजाजत देती है और अब अंगूठी चमकने लगती है, क्योंकि वो आत्मा को सोख रही है। प्रोजेनिटर एलिस आखिर में उस रिंग के अंदर पहुंच गई, जो वो कहती है कि यहाँ रहना बड़ा आरामदायक है। सोचो अगर वहाँ एक सोफा होता, पुराने टीवी के साथ, और खाने के लिए कुछ स्नैक्स भी होते, तो मजा आ जाता। लेकिन इस वक्त प्रोटैगनिस्ट रिंग लेकर कहता है कि उसे खुशी है कि उसे अपना नया घर पसंद आया। तभी स्टार्स की अनोखी शक्ति, ब्लेसिंग ऑफ द स्टार्स, एक्टिव हो जाती है और टेरेसा उठने लगती है, जिसे प्रोटैगनिस्ट स्वागत करता है, क्योंकि ये ब्लेसिंग ऑफ द स्टार्स की खासियत है कि ये मौत के बाद भी एक बार फिर जिंदा कर सकती है। वो तुरंत मुड़ी और वापस आ गई। और ये इस पावर का कूलडाउन 240 घंटे का होता है। वो थकी हुई उठती है, लेकिन मुस्कुरा रही होती है, जबकि वैम्पायर गुस्से में होता है और रिंग से बाहर निकलना चाहता है। पर अभी सवाल करने का टाइम नहीं है, क्योंकि वैम्पायर वाले पहले ही आ रहे हैं। ब्लड वेव एक्टिवेट करते हुए हीरो भी अपने फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करता है और जोरदार पंच मारने लगता है, जो सब कुछ इधर उधर उड़ाने लगता है। टेरेसा भी खड़ी नहीं रहती। वो साइन ऑफ द क्रॉस एक्टिवेट करती है और फ्री करना शुरू कर देती है। सब लोग ब्लिंक क्लब से थे, जबकि जिन हुक अकेले ही खंजर लेकर वैम्पायर से लड़ रहा था और कह रहा था कि क्योंकि उनकी मालकिन को सील कर दिया गया है, वे पहले ही हार चुके हैं। इसलिए उसने तलवारों के मकबरे को एक्टिवेट कर दिया। वैम्पायर डार्क बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट कर रहा था। फिर सब लोग मुख्य पात्र से लड़ने आते हैं, जो अपने खंजर से सबको काट देता है और लड़कों को नीचे चलने के लिए भेज देता है। यहाँ तक कि डरपोक लड़का भी सोचने लगा कि ये कौन है, क्योंकि वह अभी भी वो मास्क पहने हुए था और अपना असली चेहरा दिखाना नहीं चाहता था। अपनी असली पहचान सबके सामने नहीं बताई। फिर वो टेरिसा के पास गया, जो बोली कि ये सच में बहुत दर्दनाक था, क्योंकि ये पहली बार था जब वो मरी थी, लेकिन आखिर में हमने जीत हासिल की। जैसे उसने शुरुआत में कहा था कि हमेशा सबसे ताकतवर नहीं जीतता, बस उन्हें चकमा देना पड़ता है ताकि सब सही हो जाए। टेरिसा ने शुक्रिया कहा कि सब उसकी वजह से बच गए। तो ध्यान दो हमारे हीरो पर। ये तो एक और मिथ ट्रॉफी का हकदार है, क्योंकि सिस्टम कहता है उसने टेरिसा की जान बचाई और कॉपी करने की शर्तें पूरी की। तुम याद है, हमें उसकी जान बचानी थी एक बहुत ही खतरनाक हालत में। तो हमने स्टार्स टेरेसा की अनोखी शक्ति की नकल कर ली, जो कि उसकी टूटी हुई क्षमता थी और जो किसी को भी जिंदा कर सकती थी। अब वो रो रही थी और पूछ रही थी कि क्या उसे पता था कि वो जिंदा कर सकती है। लेकिन वो बेवजह बनने का नाटक करता है और कहता है कि जल्दी से आर्टिफैक्ट्स उठा लो और चलो। उसी वक्त
वो कमजोर कप्तान, जिसे सब डरपोक कहते थे, खड़ा होता है और कहता है कि इस रेड के सारे आइटम दोनों गिल्ड्स के कब्जे में थे। फिर जिन हुक उसकी तरफ घूरता है, जिससे वो डरपोक पसीना पसीना हो जाता है, क्योंकि मुख्य किरदार जो सब बंदे होने के बावजूद सब कुछ कर गया। लेकिन वो लड़का फिर भी जोर देता रहा कि वो उसे किसी और तरीके से इनाम देगा, और मुख्य किरदार सोचता रहा कि ये लड़का बिल्कुल बेकार है। आखिर में उसने समूह को सामान रखने दिया, लेकिन चेतावनी दी कि सावधान रहना, क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। डरपोक लड़का लालची नजरों के साथ निकल पड़ा और तुरंत पहला सामान, जो कि एक छड़ी का टुकड़ा था, उठा लिया। जैसे ही उसने हाथ लगाया, उसे झटका लगा और उसने जल्दी से हाथ हटा लिया। उसके हाथ पर एक श्राप उभर आया, जिससे कुछ ऐसा हुआ कि टेरेसा को हंसी रोकने के लिए मुंह रखना पड़ा। ऐसा लगा जैसे वो कोई मजाक हो, जहां आदमी जमीन पर $100 का नोट फेंकता है और जब कोई उसे उठाना जाता है तो उसे करंट लग जाता है, या फिर वो नोट फिर से वहीं से निकाल लेता है। चलो चलते हैं, क्योंकि अब टेस टावर के बाहर पत्रकार इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वहां एक स्टॉकर गुजरा था और कहा था कि बर्बादी का अंत जल्द होगा। तभी स्क्रीन पर लिखा आता है कि बर्बादी पूरी हो चुकी है, और लोग पोर्टल से निकलने लगे, सब थके हारे हुए। और कुछ रिपोर्टर थे जो बिना रुके फोटो खींच रहे थे। जब बात आई डरपोक कैप्टन की, तो वो बंदा मसल्स के बिना रॉक जैसा लग रहा था। लोग उसकी गंजे सिर पर आशीर्वाद मांग रहे थे, भगवान तुझे आशीर्वाद दे बाल्डी। यहाँ तक कि पत्रकार भी रो पड़े। अब सारी निगाहें टेरेसा पर थीं। लोग कह रहे थे कि ये डरपोक नहीं, बल्कि ये मास्क पहने आदमी था, जिसने अकेले सारे खंडर पूरे किए। फिर फोटो के बाद फोटो खींचते रहे। अब हम अगले दिन घर पर हैं, जहां मुख्य किरदार सम्मानजनक रेमन बना रहा है और इंटरनेट ब्राउज कर रहा है, क्योंकि उसके बारे में, उस अनजान मास्क पहने आदमी के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। तो उसने रेमन खा लिया और अब वो रिंग उठा के वैम्पायर से बात करने लगता है। लेकिन वो बात नहीं करना चाहती, क्योंकि वो अंदर से घबराई हुई है। जिन हुक ने वो रिंग उसी चेहरे के साथ ले ली और उसे जोर जोर से हिलाने लगा, पूछते हुए कि क्या अब वो बेहतर महसूस कर रही है। लेकिन वो अभी भी तनाव में है। फिर वो रिंग को ऊपर नीचे घुमाने लगता है, जैसे कोई टॉर्नेडो हो। 3 घंटे बाद तक एलिस दया की भीख मांग रही थी, तो मुख्य पात्र ने रिंग में जादुई ताकत इंजेक्ट की। एलिस बाहर आई और बदला लेने को तैयार थी, लेकिन जब उसने रुककर देखा तो वह बहुत छोटी थी। यहाँ तक कि मुख्य पात्र की कमर तक भी नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि दुष्ट ने सील की गई शक्ति का केवल एक हिस्सा ही मटेरियलाइज किया था। तो ये एलिस का छोटा वर्जन था, जो असली ताकत का 1% भी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। लेकिन इस सीमा के बावजूद ये छोटी एलिस अभी भी काफी मजबूत थी। फिर भी मुख्य पात्र ने कहा कि उसने जो खंडर में कहा था वह झूठ नहीं था। जब औरत रो रही होती है, बदमाश बार बार कहता रहता है कि वो उसकी आजादी दिलाने में मदद करेगा, लेकिन सिर्फ तभी जब वो उसकी मदद करेगी। अगर वो उसकी मदद करेगी तो जिन्हों उन सारे लोगों को खत्म कर देगा जिन्होंने उसे धोखा दिया था, और अटारेक्सिया परिवार का नेता बन जाएगा। कुछ घंटे बाद एक नई वीडियो हॉल ऑफ फेम में भेजी गई, जिसमें प्रोटेस्ट एक साथ सारे वैम्पायरों का सामना कर रहा था, और लोग कमेंट्स में काफी प्रभावित थे। बाद में हम एक बहुत बड़े बिल्डिंग पर पहुंचते हैं। फिर जिन्हों मास्क पहनता है और दीवार को लात मारता है, क्योंकि हमें नहीं पता दरवाजा कहाँ है, और अंदर पूरा जगह मर्दों और सूट पहने लोगों से भरा है। तो हीरो आग लगाने वाला है, क्योंकि वो उन्हें मुंह पे पंच मार के बेहोश करने वाला है। अब दिखाया गया छत, जहां बॉस एक आदमी से बहस कर रहा है जो उल्टा लटका हुआ है, क्योंकि उसने रूइन में गार्डियंस को एक्टिवेट करने में गड़बड़ी कर दी और गिल्ड की इज्जत खराब कर दी। लेकिन असली वजह यह है कि वो जिन्हों को भेज नहीं पाया। गंभीर था, क्योंकि ये वही काला कौवा गिल्ड था जिसे उसने पहले अपमानित किया था। लेकिन उसी वक्त दीवारें फटने लगी, क्योंकि मास्क पहन कर आया नकली शख्स अपनी भव्य एंट्री मारते हुए पूछता है, यहाँ का लीडर कौन है? और जो लड़का हैंडस्टैंड कर रहा था, वो बॉस को इम्प्रेस करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जिन हुक ने बस मास्क उतार दिया और उस लड़के को थप्पड़ मार दिया, जो दूसरी तरफ गिर पड़ा। अब बैठ जाओ। गिल्ड लीडर गुस्से में था और अपनी बंदूक निकाल रहा था। फिर वो अपनी ताकतवर मूंछ के साथ आगे बढ़ा, लेकिन जिन उन्हें अपनी तलवार आधी कर दी, बस एक सिक्का मार के। फिर वो टेबल पर पैर रखता है, क्योंकि अब थोड़ी बहस होने वाली है। और वो लड़का अभी भी कह रहा है कि उसने ये सब बदला लेने के लिए किया, क्योंकि लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, जैसे ये कोई बड़ी बात हो। लेकिन हाँ, ये तो करना ही था, और थोड़ा और भी, क्योंकि हीरो सिक्के उछालने लगता है उस आदमी के चेहरे पर, जो गिर पड़ता है, और उसका चेहरा पूरी तरह सूजा हुआ होता है। और देखो उस एक्टिंग वाले की हिम्मत, जो जीन हुक को धमकाने की कोशिश कर रहा है। गिल्ड वाले उसे पकड़ने आएंगे, लेकिन हमारी चोर की चाल थोड़ी अलग है। वो बस और सिक्के उठाएगा और आग लगा देगा, क्योंकि वो वही सिक्का इस्तेमाल करेगा जिसकी बात उसने की थी। इससे मूंछ वाले आदमी की हालत खराब हो गई। फिर एक ही जलता हुआ सिक्का था जिसने मूंछ वाले को इमारत से नीचे गिरा दिया और उसकी पूरी कहानी खत्म कर दी। तो जिनहुक जमीन पर पड़े गार्ड के पास गया और बोला, वो जिंदा है तो सिर्फ अपनी बहन की वजह से, समझे। और अब वो दूसरा गार्ड जो मरने का नाटक कर रहा था, उठ गया, क्योंकि यहाँ कुछ भी छुपाया नहीं जाता। हमारे ताकतवर वाले पर चुटकुले भी चलते हैं, लेकिन उसका वाईफाई भी चोरी नहीं कर पाते। तो वो उठ गया। जिन हुक ने उस जवान लड़के से खुद का परिचय देने को कहा। उसने कहा, मैं किम ह्यो, 26 साल का हूँ और गिल्ड के जनरल अफेयर संभालता हूँ। यानी सीधे सीधे कहे तो वो सब कामों में माहिर है। जिन हुक को ये बात दिलचस्प लगी, चूंकि हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए सबसे बड़े गिल्ड में से एक को खत्म करना बेकार होता। तो नायक मैनेजमेंट चश्मे वाले गार्ड को सौंप दी जाएगी, पर ये तो बस दिखावा करने के लिए है। असल में भले ही वो मास्टर बने, कोई भी उसकी बात मानना नहीं चाहेगा। लड़के चश्मे वाले गार्ड का पीछा करेंगे,
और यहीं पर जिन हुक के पास कोई बड़ा हथियार होता है। कुछ वक्त बाद चश्मे वाला गार्ड गिल्ड के सभी मेंबर्स को संदेश भेजता है कि रैंक या उससे ऊपर वाले खिलाड़ी अपनी जो भी काम कर रहे हैं तुरंत रोककर गिल्ड में एक इमरजेंसी मीटिंग में शामिल हो। तो सभी लड़के वहां इकट्ठे हो जाते हैं। मकान के आसपास कार के चारों तरफ लोग भरे पड़े थे और जब उनमें से एक पास आया तो पता चला कि वो वही मूंछों वाला आदमी था जो बिल्डिंग से गिरकर कार के ऊपर आ गिरा था। और ये पक्का हो गया कि उसकी मौत वहीं हो गई। फिर वो दागदार आदमी टूटे हुए मकान में भागा और वहां पीछे देखा तो चश्मा वाला गार्ड बॉस की कुर्सी पर बैठा था। फिर वो आदमी अपनी भाला पकड़ने लगा और अपनी टाई खींचने लगा, जबकि चश्मा वाला गार्ड कह रहा था कि नए कॉनिन्स आ गए। और जब वो पीछे मुड़ा तो देखा कि एलिस खड़ी थी। झुंझलाकर वो घाव वाला आदमी शिकायत करने लगा कि ये सब एक बच्चे की वजह से हुआ है। लेकिन बच्चे की बात करना सही नहीं था। हीरो ने बस बाहर से देखा कि बिल्डिंग फट रही है। बाद में दिखाया गया कि जागृत होने के टेस्ट के रिजल्ट तैयार हैं। तो हम जागृत एसोसिएशन में हैं और जिन हुक स्टाइल में अंदर आता है और कहता है अब सब कुछ अपने कब्जे में लेने का टाइम है। आखिर में हमें रैंक एफ का सर्टिफिकेट मिला और सामने हमारी हीरो की टीम मिलती है। लेकिन अब दो नए लोग भी हैं। एलिस नाम की एक खिलाड़ी यूरोप से और चश्मे वाला गार्ड जो गिल्ड संभालेगा वही है जिसे जिन्होंने बातचीत में घुसने में मदद की। तो भले ही नाम के लिए मास्टर वो हो, असली मास्टर तो प्रोटैगनिस्ट है। लोग पहले ही कोने में एक साथ बात करनी शुरू कर चुके हैं। जबकि जिन्हू एलिस से बहस कर रहा है क्योंकि उसने बिल्डिंग उड़ा दी थी जब उसे बच्चा कहा गया था। अब जिन्हू शिकारी बनने जा रहा है और एलिस को कॉल करेगा क्योंकि वो एक हॉर्ड के पीछे है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई बचा है, क्योंकि सबसे अच्छे डंजिन्स इन्हें गिल्ड्स के कंट्रोल में रखा गया है। तो कोई और शिकारी मैदान नहीं है। कम से कम सब यही सोचते हैं। बेशक सब सिवाय उसके। अब हम पहले फ्लोर पर पहुंच गए हैं जहां मून लेक है, जिसे सबसे सुंदर जगह माना जाता है। लेकिन एक फेमस कहावत है कि जितना सुंदर होता है उतना बड़ा कांटा भी होता है। तो यहाँ मून लेक को कंट्रोल करने वाले 12 मूर्तियां हैं और उनमें से एक मूर्ति का एक और भी मकसद है। सिर्फ को कंट्रोल करने के अलावा वैम्पायर पूछता है कि क्या कोई छुपा हुआ बटन है, लेकिन यह तो बिल्कुल साफ था कि पहले कोई भी ये कैसे खोला जाए ये नहीं जान पाया, क्योंकि इसे खोलने की चाबी सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं है बल्कि चांदनी है। इसलिए जिन हुक अपने हाथ की हथेली से चांद की रोशनी का एंगल सेट करता है जब तक आखिरकार दरवाजा खुलने लगता है और जमीन के नीचे से एक रास्ता बनता है। फिर जिन हुक और वैम्पायर एलिस पहले मंजिल के नीचे उतरते हैं और ये मौका पाकर हुक उस औरत का मजाक भी उड़ाता है। फिर हुक आशीर्वाद लेकर नीचे उतरने लगता है। आर्य ऑफ फॉर्चून टियारा जो जादुई ताकत को 18 से बढ़ा देता है और अब इसे इस्तेमाल करने के लिए बस 24 घंटे बाकी हैं। हीरो सोचता है कि इस टावर के राक्षस खिलाड़ियों के बारे में क्या सोचते होंगे। क्या वे हमेशा यही मानते हैं कि इंसान यहाँ आए हैं? हुक एलिस से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम खुद ही उसे बोलने से रोक देता है। मतलब यहाँ के जीवों से टावर के बारे में बात करना मना है। तभी एलिस को महसूस होता है कि कुछ आने वाला है और जिन हुक अपनी फायरवॉल ऊपर की तरफ फेंकता है और वो मुस्कुराने लगता है, क्योंकि यहाँ से दरिंदे अनगिनत गहरे अंधकार से आ रहे हैं और इसी वजह से अजीबोगरीब दरिंदों का एक झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा है जिसे वैम्पायर को घिन आ रही है। वहीं मुख्य पात्र स्टार्स का आशीर्वाद एक्टिवेट करता है जिससे दरिंदों की फिजिकल डिफेंस 30% घट जाती है। अब ये काम गुस्सैल एलिस पर है कि वो उन्हें खत्म कर दे। तो वो ब्लड कनेक्शन का इस्तेमाल करती है जिससे सबकी एनर्जी बढ़ जाती है। फिर जी हुक रिफ्ट एक्टिवेट करता है और सामने वाले सबको काट देता है और फिर वो बाहर से आ गई, क्योंकि अब वह लेवल अप हो गया है। अब पहले की तरह लेवल 1 पर टिकने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ नीचे एक एक्सपी फैक्ट्री है जिसका फायदा वो शैतान उठाता है। फिर हम ओलंपस गिल्ड के कॉन्फ्रेंस हॉल के एक और कोने में गए जहाँ लोग 8वीं रेड के बारे में बात कर रहे थे कि चौथे फ्लोर तक पहुंचना फेल हो गया। 100 लोगों में से केवल 9 ही वापस आए, जबकि तीसरे फ्लोर पर बॉस कुछ खास नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि उसके पास 1 लाख मूर्तियों की एक सेना है और वो आदमी अजीब आंख पहले ही गुस्से में था, जबकि ओलंपस गिल्ड का प्रतिनिधि कह रहा था कि उन्हें अभी तक विकसित होने का पूरा मौका नहीं मिला है। तभी देखो और कौन आया है, हमारी सुनहरी टेरेसा। और इस बार वो सूट में पूरी तरह से सजी धजी आई है। तो सफेद बाल वाली सहमत हो गई, लेकिन वो अजीब आंख वाले को चुभाती रही कि वो जादुई क्रिस्टल्स पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। तभी बैठक के बीच में हलचल मच गई जब दूसरी सवाल आई, क्योंकि कल उन्हें राक्षस इंसानों से खबर मिली थी कि वे उनकी मदद करेंगे अगर वे उनकी किसी एक शर्त को मान भी लेते हैं। तो उलझन और बढ़ जाती है क्योंकि लड़के तो तैयार भी नहीं है। वहीं टेरेसा पीछे से बस देख रही है जब तक कि कुछ धमाके न हो और एक हुड वाला बूढ़ा आदमी आता है और कहता है कि वे जानते हैं कि अपनी ताकत से ये काम नहीं कर पाएंगे। और ये लड़का उन दानव इंसानों में से एक था, इसलिए सफेद बाल वाला और अजीब आंख वाला पहले ही ऊपर जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन वो लड़का उनके पास आकर बात करने लगता है कि वे सब मिलकर लड़े क्योंकि उसके पास ताकत है। तीसरी मंजिल पर बॉस को हराना जरूरी था ताकि वो ब्लैक टॉम लेयर की काबिलियत एक्टिवेट करे, जहां से जमीन से कई कंकाल निकलते हैं। लेकिन बस इतना काफी नहीं था। बात यह है कि उसके पास लालच की छड़ी है, जो उस आदमी की प्रतिक्रिया देखकर लगता है कि कुछ बहुत ही ताकतवर चीज होनी चाहिए। इसलिए वे बूढ़े आदमी की बात मानने लगे। तब तक तेरेसा सोच रही थी कि ये लोग तो पागल हैं। फिर वह सोचती है अगर जिन हुक यहाँ होते तो ये सब नहीं होता। तभी एक कॉल रिक्वेस्ट आती है। वो लड़की और जो बदमाश कॉल कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो एससी था, जिसे आने वाले वक्त में इस टेबल पर बैठे सब लोग डरेंगे।
जिनहू उस हंगामे के बीच तेरेसा से पूछ रहा था कि क्या वो ठीक है। शायद उसने सब कुछ कल्पना कर लिया था, क्योंकि वो पूछ रहा था पीछे क्या चल रहा है। तभी वीडियो कॉल अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदल गई। जिनहू का चेहरा सबके सामने आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मास्क था। वहां बैठे लोग सब हैरान थे, क्योंकि ये वही सुपर रूकी था जिसे वे ढूंढ रहे थे। यहाँ तक कि लाल बालों वाली लड़की भी मुस्कुरा रही थी, जबकि हुड वाला बूढ़ा आदमी पूछ रहा था कि क्या उसे पता है कि यह बॉस रैड पूरी तरह से खंडहरों से अलग है, लेकिन क्या वे इसे हरा पाएंगे। बूढ़ा आदमी बार बार कह रहा था कि समन के साथ सफलता पक्की है और नेताओं ने भी मान लिया है, लेकिन जिन होक नहीं। वह कह रहा है कि वह ऐसे नकली स्टाफ से कुछ नहीं कर पाएगा। अब उस लड़के की एक बायोनिक आंख है, दूर से ऐसा लगता है। वह कहता है कि उसने स्टाफ संत के दिल से बनाया है और जेल की वर्दी को पवित्र आंख से अभिषेक किया है। ये चीज सबसे ज्यादा नकली है, क्योंकि असली स्टाफ बनाना मुमकिन ही नहीं है। तीसरी मंजिल तक के मटेरियल से और बाहर से देखो तो ढांचे सब टूट रहे हैं। बॉस के सामने आधा दिन भी नहीं टिकेंगे। तो बूढ़े की चाल ये थी कि गिल छोड़ दे और फिर इस हंगामे में सब कुछ हथिया ले। फिर जिनहुक ने बूढ़े की इमेज खराब कर दी, जो बड़ा सीरियस दिखता था, जैसे हमला करने वाला हो। लेकिन वो चला जाता है, कह के कि वो उनकी निगरानी करेगा। अब क्या होगा ये तो उस लड़के का मौका खत्म हो गया है। लेकिन चिन हुक कहता है कि इसे उस पर छोड़ दो, ताकि उन्हें उस लड़के के साथ जुड़ने की जरूरत न पड़े और वे टॉवर के पूरा होने से मुनाफा कमा सकें। लेकिन नायक यह काम अकेले करेगा। वे लड़के मुस्कुराने लगते हैं और चिन हुक की तारीफ करने लगते हैं। कहते हैं कि वे उसे जितनी भी मदद चाहिए देंगे। हालांकि उसे उनकी किसी मदद की जरूरत नहीं है। जो चीज वह चाहता है वह यह है कि गिल्ड्स सभी रास्ते बंद कर दें, ताकि कोई हंटर अंदर ना आ सके, क्योंकि वह अकेले ही अंदर जाएगा। फिर लड़के उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि वह ऐसा क्यों कर रहा है। पैसे चाहिए या ताकत? तो ये बंदा क्या चाहता है? हीरो कहता है कोई खास वजह नहीं, बस वो अपने प्यारे साथी के लिए जो करना था कर रहा है। फिर क्या हुआ? यहाँ तक कि टेरेसा भी शर्मा गई। और अगर वो शर्मा गई तो समझो यार, मजा आ गया। अब सफेद बाल वाला चिल्ला रहा है और ये जो कमरेडरी है ना, बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। असल में मेरा रिएक्शन भी ऐसा ही था। मूड बढ़िया था जब स्क्रीन हो रही थी और टेरेसा जीन हुक को हाथ हिला रही है अलविदा कहने के लिए, पर मास्क के पीछे उसकी सोच आप समझ सकते हो। यार ये बंदा क्या कर रहा है? पागलपन वाली प्लान्स है, क्योंकि अभी इनाम छोड़ देना ही काफी है ताकि भविष्य में कुछ बड़ा मिल सके। और अब हम अपने ऑटोमेटिक एक्सपी फार्म में एक दिन से भी कम वक्त में लेवल 12 पर पहुंच गए हैं। वेम्पायर शिकायत कर रहा है कि उसने सब कुछ उसी को छोड़ दिया था, जबकि वो चैट कर रहा था। लेकिन क्योंकि उसके पास अभी भी शिकायत करने की ताकत है, इसका मतलब वो मरने वाली नहीं है। वो वहां रो रही है और कह रही है कि ये तो गुलामी का कॉन्ट्रैक्ट है। तब हीरो कहता है कि वो मना सप्लीमेंट लाएगा। वो कहती है कि इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ सप्लीमेंट से काम नहीं चलेगा। उसकी मना भर दो। और क्योंकि उसकी मना कम है, वो मदद नहीं कर पाएगी। इसलिए अब चोंग को चूसे का टाइम है। आखिर में हीरो को दांत की स्ट्रॉ से चूस लिया गया। अब चलो शॉपिंग करते हैं। जिन हुक ने चिपचिपे घास से लेकर मकड़ी के जाले तक ढेर सारी बेकार चीजें खरीदी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इन सब का कोई न कोई मकसद होता है कुछ बनाने के लिए। इसलिए अब हम बहुत व्यस्त रहने वाले हैं, क्योंकि उन्हें आज पहले बेसमेंट फ्लोर के अंत तक है। तो चलो। ये रही हीरो आईएसटी और एलिस। सरपट कूदते हुए वो बहुत सहज लग रहा है, क्योंकि उसने ये खेल में 100 से ज्यादा बार किया है। आखिर पहुंचते ही उसने उल्टी गुरुत्वाकर्षण चालू कर दी, जिससे बस ग्लाइड होता है। तभी एलिस ने कुछ देखा और जिंगू ने मशाल जला दी, जबकि उनके चारों तरफ कीड़े मकोड़े भरे थे। पीछे ही वो कुत्ता था जो रेगिस्तान में घूमता रहता है। अनुबिस अनुबिस कहता है कि वो मजे करने वाला था, क्योंकि वो वहां पहुंचने वाला पहला इंसान था। लेकिन आखिर में नायक भी आ गया। तेज था, पर जब वो बोल रहा था, जिन होक कम डायलॉग चाहता था और ज्यादा मुक्के मारना, पर कुत्ते को यह पसंद नहीं आया और वो खड़ा हो गया कहकर कि कोई भगवान सीधे उसके खिलाफ नहीं लड़ेगा। वैम्पायर तक काम रहा था, जबकि जिन हुक पूरी तरह से कंट्रोल में था और छोड़ दिया, क्योंकि कुत्ते ने एनुबिस की स्किल जजमेंट एक्टिवेट कर दी थी, जो तब चालू होती है जब टारगेट 3 सवालों के जवाब देता है। इसे कॉपी करने की शर्त यह थी कि एनुबिस की चेतना वाले बर्तन को तोड़ना और उसे कमजोर करना, धैर्य खो देना तो जिन हुक की सबसे बड़ी खासियत है। तो अनुबिस ने पहला सवाल पूछा कि क्या उसने उसके बारे में वैम्पायर से सुना था जिसे वो यहाँ लाया था। प्रोटागोनिस्ट ने पुष्टि की। फिर उसने पूछा कि क्या वो हाइव के पीछे है, और उसका जवाब था कि इसे ब्लैक मार्केट में ऊंचे दाम पर बेचा जा सकता है। आखिरी सवाल यह था कि क्या उसे सच में लगता है कि अनुबिस के इलाके में कदम रखने के बाद वो यहाँ से जा सकता है। और जिन हुक ने कहा कि अगर वो ये भी नहीं कर सकता तो उसे तो सब कुछ छोड़ देना चाहिए। सारी शर्तें पूरी हो गई थी और फैसला सुनाया गया। अनुबिस एक्टिव हो गया। शुरू में ही मुख्य किरदार की सारी क्षमताएं आधी हो जाती हैं और उसकी सामान्य और जन्मजात शक्तियां वन विन के लिए बंद हो जाती हैं। फिर अनुबिस पहले चैंपियन को चुनता है, जो कि प्रोटैगनिस्ट से लड़ने वाला है। एक विशाल काला मैंडिस। प्रोटैगनिस्ट एक म्यूजिक बॉक्स बुलाता है जो एक खास गाना बजाता है और तब तक टूट नहीं सकता जब तक गाना खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि अब डांस करने का टाइम है। मैंटिस उसी म्यूजिक की ताल पर उसके सामने आता है और प्रोटैगनिस्ट हर चीज से बचता रहता है, क्योंकि बीट्स म्यूजिक स्किनी वाले के अटैक पैटर्न के साथ मेल खा रही थी। और जिन हुक ने यह तब पता लगाया जब वह 100 बार से ज्यादा गिर चुका था। अब 1 मिनट गुजर चुका है और सब कुछ खुल चुका है। तो जिन हुक ने तलवारों का मकबरा एक्टिवेट किया और मेंटिस पर वार किया। लेकिन दिक्कत यह थी
कि वो जितनी बार चाहे खुद को रीजनरेट कर सकता है। इसलिए चालाक प्लान ये था कि उसे जीने की इच्छा ही खत्म कर दी जाए। फिर बस हर तरफ वार होने लगे। दानव रीजनरेट करता रहा और जिन हुक काटता रहा, जबकि वैम्पायर शर्माते हुए देख रहा था। पहले ही उस आदमी के लिए गिर चुका है। अब देखते हैं कौन जीतेगा। जिन हुक और टेरेसा या वैम्पायर, तुम्हें क्या लगता है? इतने सारे हमलों के बाद मेंटिस जमीन पर गिर गया, खत्म, और जिन हुक ने मौका पाते ही उसकी टोकरी पर बैठ गया। वो प्राणी इतनी भारी परीक्षा से नहीं पाया और खुद को मार डाला। अंत में नायक ने पहला चैलेंज जीत लिया और द मैजिक कैसल ऑफ द डू ऑफ पेलस नाम की किताब हासिल की, जिससे उसे आइस मैजिक इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। तो शरारती लड़का बस उसे खोलता है और देता है। 10 सेकंड से भी कम में, जल्दी पढ़ो। वो पहले ही आइस फोर्स का यूज कर चुका है। यहाँ तक कि एनोबिस भी समझ गया कि ये बंदा सामान्य नहीं है, और हीरो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये तो खुद की भी रक्षा नहीं कर सकता और फिर भी कुछ बोलना चाहता है। फिर एनोबिस पूछता है कि जब उसे पता है कि ये सिर्फ एक कॉन्शसनेस है, तो लड़ने क्यों आया? जिन हुक कहता है कि मजे के लिए मॉन्स्टर गुस्सा हो जाता है और कुत्ते भेज देता है, लेकिन असल में वो मधुमक्खियों का झुंड था। जिन हुक आराम से मधुमक्खियों पर बर्फ फेंकता है। अब बदमाश ने मिलाने का फैसला किया। दो ताकतें थीं, आग का तत्व और आइस फूल, जिससे स्किल डिलाइट रैंक के ए मिली। हीरो ने अपनी ताकत खोल दी और सब कुछ तहस नहस कर दिया। इतना कि अनुबिस ने भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। हाँ, अब इस अनुबिस ने चुने हुए लक्ष्य की ताकत एक्टिवेट की, हाइव समन किया, जो एक बड़ा पिटबुल स्टाइल का मधुमक्खी जैसा जीव था, और जिनहू ने आइस फॉल का इस्तेमाल करके मोन को भगा दिया। लेकिन चुने हुए लक्ष्यों की दिक्कत यह है कि हर बार जब वे मरते हैं तो उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो ये मधुमक्खियों की बारिश बन गई जो ऊपर से बरस रही थी। मुख्य किरदार पहले से ही तैयार था, इसलिए उसने एक बड़ी गोली ली और उसे मधुमक्खी के मुंह में फेंक दी। निशाना लगा। अब वो उन पर कूद पड़ा जब तक कि वह उस मधुमक्खी पर काबू न पा ले, क्योंकि गोली का असर 1 मिनट में शुरू होने वाला था। इसी बीच चलो बैट बी के साथ चलते हैं। असल में मुख्य किरदार ने मधुमक्खी को सवारी बनाने के लिए मजबूर कर दिया और अनुबिस पागल हो गया ऐसी चीज देखकर। जिन हुक अपनी बैट बी के साथ तेजी से भाग रहा था, पीछे झुम उनका पीछा कर रहा था। तब उसने एक अनजान क्यूब का इस्तेमाल किया और उन्हें उसके अंदर फंसा दिया। फिर उसने इस्तेमाल किया वो चीजें उसने कॉम्बिनेशन में खरीदी और फिर आखिरी टच देने के लिए उसने आग के तत्व को एक्टिवेट किया, जिससे अंदर ही अंदर धमाका हो गया। जब दवा एक्टिवेट हुई, इसके चलते मक्खियां मर रही हैं और बड़ी बड़ी गोलियां गिरा रही हैं। जिन हुक ने असल में एक बड़ी गोली फैक्ट्री बना दी, क्योंकि अगर उसे तीसरी मंजिल के बॉस का सामना करना है जो अपनी सेना को कमांड करता है, तो उसे भी कुछ ऐसा चाहिए जो उसकी बराबरी कर सके। तो जैसे जैसे मक्खियां मरकर बढ़ती हैं, हम बस अपनी जेबें भर रहे हैं, जबकि अनुबिस कुछ भी नहीं कर रहा। समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, जब तक उसने ये नहीं माना कि ये सब शुरू से ही प्लान था। इसलिए अनुबिस ने हाइप को खत्म कर दिया ताकि और मधुमक्खियां बाहर न निकले। ठीक उसी वक्त जब मौआ आना शुरू हुआ था, लेकिन अनुबिस ने कहा कि ये बेइज्जती है और बेहतर होगा कि जिन हुक इस टॉवर पर चढ़े और बच निकले, क्योंकि जब वक्त आएगा तो वही जिन हुक पर फैसला करेगा। ऐसे में अनुबिस का वेसल नष्ट हो गया और सारी शर्तें पूरी हो गई। जिन्हों को अनुबिस का न्याय मिला, जो कि वही चीज है जो अनुबिस ने इस्तेमाल की थी। 3 सवालों के साथ एट्रीब्यूट्स 50% कम हो जाते हैं और 1 मिनट के लिए स्किल्स इस्तेमाल करने से रोका जाता है। लेकिन अगर वो इस ताकत का गलत इस्तेमाल करता है तो देवताओं का सजा उससे टलेगा नहीं। अब तो खुद देवता भी उससे नफरत दिखा रहे हैं। इस गेम के अंत में अनुबिस के साथ जिन हुक एक दिन से भी कम समय में लेवल 19 पर पहुंच चुका है। वो अपने एट्रीब्यूट सेट करता रहता है जब तक कि उसे एक वीडियो कॉल नहीं आती। इस बार कॉल आया है, वो हार मानने वाला पूछ रहा है जिन हुक कहाँ है, लेकिन चालाक जिन हुक कहता है कि ये उसका मामला नहीं है। फिर यंग कहता है कि उसके पास एक उसके मुताबिक 24 घंटे के अंदर एसोसिएशन एक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट आयोजित करेगा, जिसमें ए रैंक और उससे ऊपर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। वो चाहता है कि जिन हुक उसके साथ इस टूर्नामेंट में हिस्सा लें ताकि एक और मुकाबला हो सके। लेकिन जिन हुक को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उसे ये समय की बर्बादी लगता है। लेकिन यंग ने अपनी चाल चली और एक इनविटेशन टिकट ऑफर किया ब्लैक मार्केट के लिए, जो कि एक सीक्रेट ऑक्शन हाउस है सिर्फ अमीर लोगों के लिए, जहां वे पैसे देकर ताकतवर आइटम्स खरीद सकते हैं। अब जो वीडियो जिन हुक ने भेजा था उसे चुना गया था। उस वीडियो में वो हिस्सा दिखाओ जहां उसने खुद रिकॉर्ड किया था कि वो तीसरी मंजिल के बॉस से बिना कुछ लिए डील कर रहा है। उसने सिर्फ वो हिस्से काटे जहां हुडी में पूरा आदमी दिखता है। कमेंट्स में धमाल मच गया। जबकि वीडियो के 50.5 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। और हर 10,000 व्यूज पर उसे 100 कॉइन्स मिलते हैं, तो 50 मिलियन व्यूज पर उसे 500,000 कॉइन्स मिलते हैं। टैक्स काटने के बाद भी ये काफी बड़ी रकम है। जिन हुक पूरी तरह से बोर हो चुका है, जमाई ले रहा है और सोच रहा है कि ये भयंकर टूर्नामेंट कब खत्म होगा। लेकिन सामने वाले अभी भी लड़ रहे हैं। क्या ये मैच खत्म नहीं होना था? मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में आखिर क्यों जादू का इस्तेमाल कर रहे हैं? इससे तो गेम का मजा ही खराब हो जाता है ना? उन्हें ड्रैगन बॉल से सीखना चाहिए कि टूर्नामेंट कैसे आयोजित करते हैं। वैसे भी लोग तो ये दिखाने के लिए फिल्म भी बना रहे हैं कि वे सीरियस हैं। तो जिन हुक को याद आता है कि अगर वो लड़ने के लिए राजी हो गया तो उसे यून का निमंत्रण मिलेगा। वो ये कहकर बहाना भी बनाता है कि उसकी रैंक नहीं है, लेकिन यूसुन कहता है कि चैंपियन के पास दो विकल्प होते हैं, या तो दिव्य अवशेषों में से एक चुनो या फिर किसी खिलाड़ी का नाम रखने का मौका। टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने वाला कौन होगा?
कोई ना कोई खुशकिस्मत आदमी दर्शकों में जरूर होगा। वो ये भी साफ कहता है कि वह सभी के सामने जिनहुक को हराएगा। तो एरिना में जबरदस्त धमाका हो रहा है। देखो, पुराना फायरबॉल वाला और यूरी भी आ गए हैं, जबकि सूट पहने लोग कह रहे हैं कि वे बहुत ताकतवर हैं। लेकिन ये सफेद बाल वाला आदमी, जो ब्लैक क्लाउड गिल्ड का सीईओ और रैंक एस का है, कहता है कि उसकी नजरें सिर्फ एक ही इंसान पर हैं, और यू सॉन्ग, जो पहले उसकी गिल्ड में शामिल होने से मना कर चुका था। इस वक्त एरिना में चश्मे वाला लड़का आता है और कहता है कि अगर वो वहां होता तो पहले ही सब खत्म हो जाता, उसे पीट दिया जाता। ठीक है, अब सीधा लड़ाई पर चलते हैं, जहां यंग सबको काट रहा है और मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का चैंपियन बना है। इंटरव्यू में वो कहता है वो अपना विरोधी खुद चुनेगा, न कि पुराना खजाना। फिर वो ऊपर देखता है और अपनी तलवार की तरफ इशारा करता है, यहां तक कि चश्मे वाला लड़का भी खुश हो जाता है। सोचता है कि उसकी बात हो रही है, लेकिन असल में वो ऊपर वाला था। हमारा जिन हुक पत्रकार चारों ओर देखते हैं और पता लगाते हैं कि उसकी रैंक एफ है। सब लोग जिन हु तोड़मरोड़ में है। वहीं युंग बगैर कुछ सोचे सीधे एरिना में कूद पड़ा और कहता है कि युंग को हारना सीखना चाहिए। लेकिन इस बार युंग गारंटी देता है कि वो जीतेगा। तो देखते हीरो बताता है कि युंग थोड़ा मजबूत हो गया है और फिर वो अपनी सारी ताकतें जिन्हो पर झोंक देता है। अपनी सोल कैचिंग तलवार स्ट्राइक के साथ जिन्हो बस सोचता है। फिर से वही बात, युंग दौड़ता हुआ आता है और जब जिन्हो फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करता है, तो लेखक की आलस के चलते बस 5 सेकंड बाद दिखाया जाता है कि युंग फिर से जमीन पर पड़ा हुआ है। जब जिनहुक ब्लैक मार्केट के लिए इनविटेशन लेने जाता है, तो सब हैरान है कि एक रैंक एफ ने टूर्नामेंट चैंपियन को हरा दिया। अब जिनहुक पुराने आदमी और यूरी से मिलता है, जो थोड़े शर्मीले हैं, क्योंकि ये उनका म्यूजियम के बाद पहली मुलाकात है। जिनहुक कहता है कि वे उसे अपना फोन नंबर दे दें ताकि वह उन्हें व्हाट्सएप पर जोड़ सके, लेकिन सिर्फ अगर वे चाहें। लेकिन पता है, अगर मना किया तो नतीजों का सामना करना पड़ेगा। यूरी चेंज करती है और तुरंत अपना नंबर दे देती है। लो भाई लोग, लड़कियों से नंबर मांगने का बिल्कुल पक्का तरीका है, बस वो टफ गाई वाला लुक लेकर जाओ और नंबर मांग लो। वो पुलिस बुलाने की बजाय भागेगी भी नहीं, मुझ पर भरोसा करो। अब अगली परेशानी आती है जब चश्मे वाला लड़का एरिना में आता है। जिन हुक अपनी आंख की सच्चाई का इस्तेमाल करता है और देखता है कि वो लड़का तो काफी समझदार है। वैसे तो कॉपी की शर्तें सामने आती हैं और पता चलता है कि उसके दिमाग में दानवाना प्लान है कि कैसे जैंट ग्रिप को कॉपी किया जाए। उसे लगता है कि सिस्टम बहुत कुछ जानता है। तभी वो लड़का आता है और कहता है कि वो तो आया नहीं था। लड़ने के बजाय उसने कुछ अच्छे शब्द कहे और जिनहुक को हाथ मिलाने का न्योता, जिससे उसकी चाल फुस हो गई। सच की आंख से देखने पर मुख्य पात्र को पता चला कि वह बस विजेता को हराकर सारा ध्यान खुद पर खींचना चाहता था। सारी शर्तें पूरी हो गईं और मुख्य पात्र को जाइंट ग्रिप रैंक भी मिल गया। जिनहुक सोचता है कि जब ये सिर्फ एक खेल था तो उसके ज्यादा मौके नहीं थे, लेकिन अब जब ये खेल हकीकत बन गया है तो सबकी ताकतें बस उसके द्वारा हासिल किए जाने का इंतजार कर रही हैं। फिर वह आदमी हाथ मिलाने जाता है और जिनहुक को न्योता देता है। गिल्ड में शामिल होने के लिए गया था, लेकिन जिनहुक ने उसके हाथ पकड़ लिए पूरी ताकत से, लेकिन वो एक इंच भी नहीं हिला। फिर उसने अनुबिस का न्याय इस्तेमाल किया और आदमी को सबके सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दर्द से चिल्लाते हुए फिर दूसरे हाथ से उस पर हमला किया और जिनहुक ने उसे जोर से पटक दिया। तभी गिल्ड लीडर गुस्से में आ गया। सब कुछ तोड़ते हुए बोला कि उसने इस पल के लिए खूब मेहनत की है। रुद की आंख का इस्तेमाल करते हुए साफ हो गया कि वो लड़का मजबूत है, पर कॉपी की शर्त ये थी कि उसकी घमंड को तोड़ना होगा ताकि उसकी अनोखी ताकत ब्लड डेमन को कॉपी किया जा सके। जिन हुएक ने लड़ाई छोड़ने का सुझाव दिया। लड़का पागल हो गया और कहने लगा कि जिनुक डर रहा है, लेकिन जिन हुएक बस अभी एक गिल्ड मास्टर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। गुस्से में लड़का खून के राक्षस की शक्ति लेकर हमला कर देता है, लेकिन जिन हुएक दिन की रोशनी बुलाकर छुरी लेकर सामने आ जाता है। लड़का पसीने पसीने हो गया, जबकि उसने तो सीधे दूसरे फ्लोर के बॉस का सामना किया था। इस बीच जिन हुएक आसानी से सब झेलता रहता है, जब तक कि एक आवाज उन्हें रुकने का आदेश नहीं देती और एक ऐसी शक्ति का इस्तेमाल करती है जो लड़के को लकवाग्रस्त कर देती है। इस शक्ति का इस्तेमाल करने वाला वह शांत आदमी था। जागृत एसोसिएशन के अध्यक्ष के पास गिल्ड मास्टर जाता है और कहता है कि वो सही समय पर आए, क्योंकि इस आदमी ने उसके गिल्ड के एक खिलाड़ी को पीटा है। लेकिन वो बेपरवाह आदमी कहता है कि ये कोई टैलेंट शो नहीं है, तो चोट लगना तो आम बात है। इसके बाद गिल्ड मास्टर नहाने के दौरान रो सकता है। फिर अध्यक्ष खुद का परिचय जिनहुक से कराता है और कहता है कि उसे जिनहुक के बारे में 20 मिनट पहले तक पता भी नहीं था। जब टूर्नामेंट के किसी व्यक्ति ने उसे कॉल किया था, कुछ ऐसा हो रहा था जो यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि यह बहुत ही अजीब था। उसने टेस्ट के रिजल्ट चेक करने का फैसला किया, वही टेस्ट जो जिन्होंने दिया था। जहां एग्जामिनर हकलाते हुए बोल नहीं पा रहा था, इसके लिए बधाई हो, तुम कोरिया के 16 वे एम बन गए हो। जैसे ही रिपोर्टर्स की भीड़ आई, क्योंकि ये लोग एक तरह से पनास के सागर जैसे थे, पहला व्यक्ति गिरा और सब एक साथ गिर पड़े। इस सब के बीच सफेद बाल वाला लड़का चुप रह गया, क्योंकि ये टूर्नामेंट ब्लैक क्लाउड गिल्ड के लिए स्टेज होना था। लेकिन जिन्होंने चुरा लिया। वो यहाँ तक कि एक रिपोर्टर को पकड़कर बयान देने की कोशिश करता है, लेकिन रिपोर्टर उसे छोड़कर जिन हुक से मिलने चला जाता है। इसी बीच कॉपी की शर्तें पूरी हो जाती हैं और जिन हुक एक और ताकत हासिल कर लेता है। अब वो नए रैंक एस के तौर पर हर तरह की खबरों में छाया हुआ है, क्योंकि जिन हुक ने बताया था कि वो लास वेगास जा रहा है, तो उसके लिए पहला दर्जे की फ्लाइट का इंतजाम किया गया। ये हाई रैंक होने के फायदे, जहां बाकी मना वर्ल्ड के लोग अपनी ताकत छुपाते हैं, वही हमारे जिन हुक इसे खुलकर एंजॉय करता है। फ्लाइट उड़ान भरती है
वो टॉप क्लास स्टेक खाते हुए था कि अचानक वैम्पायर उसके दिमाग में आ गया और बोला कि सामने वाले आदमी को देख वो कहती है कि उसकी खुशबू बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस आदमी में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो सामान्य इंसान नहीं लग रहा। जिन अपने सच की आंखें इस्तेमाल की और कॉपी कंडीशंस देखकर पता चला कि वो शैतानी इंसान है, उसी ग्रुप का है जिसमें वो हुड पहने बूढ़ा आदमी भी था। फिर वो सुनहरे बालों वाला लड़का पास आया और पूछा क्या जिनहप नया रैंक प्लेयर है। उस लड़के ने कहा कि ये तो किस्मत ही है कि उनकी मुलाकात हुई। जिन हुक को ड्रिंक पर बुलाता है, लेकिन वो बंदा इतना भोला है कि ये सब जिन हुक के साथ कर पाए। जिन हुक मजे के लिए मान जाता है कि देखे कितना आगे जाएगा। दोनों बातें करते हुए पीते हैं। दोनों की हंसी एक दूसरे से ज्यादा होती है। फिर गोरे लड़के ने बताया कि असली वजह जिससे वो कोरिया आया था, वो जागृत से जुड़ा बिजनेस बढ़ाना था। पर उसके सामने एक छोटी सी दिक्कत है। वो जिन हुक से पूछता है क्या वो मास्क वाला बंदा जानता है, और वह भोला कहता है हाँ, क्योंकि उसने कहा था कि वो अकेले तीसरी मंजिल पर जाएगा। लड़का कहता है कि वो तीसरी मंजिल की रेड में शामिल होने वाला था उससे पहले, लेकिन मास्क पहने आदमी ने उन्हें हस्तक्षेप न करने को कहा क्योंकि उसे वहां कुछ करना था। जिन्होंने कैजुअली पूछा कि क्या वह मास्क वाला आदमी उसे व्यक्तिगत रूप से जानता है, और वह आदमी मान गया तो उसे पकड़ लिया गया। जब वो जिन्हू को ऐसी कहानी सुना रहा था जो बस खेल खेल में सुनता रहा, फिर वह आदमी उसे तीसरी मंजिल के बॉस के कमरे में बुलाता है। जिन्हू लगातार जानकारी देता रहता है। गोरे बाल वाले ने कहा कि वह रैंक एस का खिलाड़ी है और खुद से कार्रवाई कर सकता है, और वैसे भी वह बॉस के कमरे से एक खास आइटम भी हासिल कर सकता है। फिर इससे ज्यादा दिलचस्प क्या हो सकता है, या शायद हो भी सकता है, क्योंकि वो लड़का खुद को बिजनेसमैन बताता है। फिर वो एलिक्सर ऑफ लेजेंड्स निकालता है जो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता है और खत्म हो चुके दिल को भी ठीक कर सकता है। जिनहुक हैरान रह जाता है कि ऐसी चीज उसके हाथ में कैसे हो सकती है। वो लड़का कहता है कि अगर जिनहुक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे तो वो ये एलिक्सर एडवांस में दे देगा। कॉन्ट्रैक्ट को देखकर ही पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए जिनहुक उसे ठुकरा देता है। लड़का वापस आता है, वही पुरानी सेल्स पिच देता है कि उसने उससे बहुत उम्मीदें लगाई थी और एलिक्सर वापस ले रहा है। लेकिन वो जिनहुक पहले ही उसे झपट लिया और कहा कि वह सतर्क तो है लेकिन लालची भी है, और उसे सब कुछ चाहिए जो वो चाहता है। फिर उसने उस आदमी को आधा तो दिया क्योंकि जादूगर पर जादू उल्टा पड़ गया। जिन्होंने ने कुछ ऐसी ताकत दिखाई कि पूरा मैदान हिल गया। कप्तान ने सबको अपने अपने सीटों पर वापस जाने को कहा। जिन्होंने कहा कि वह अच्छा अभिनेता है, जबकि वो आदमी आखिरकार समझ गया कि उसे शुरू से ही सब कुछ पता था। उसने धमकी देने की कोशिश की कि मास्क वाला आदमी उसे पकड़ लेगा, लेकिन वो कैसे पकड़ पाएगा जब वह तो पहले से ही यही है। लेकिन जाहिर है कि वो सीधे नहीं बोलता, बस छोड़ देता है और पूछता रहता है कि क्या वे मास्क आदमी के पक्ष में हैं, भले ही ओलंपस पर उससे अपमानित हो चुका हो। तो अगली बार तक मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि हम लास वेगास में हैं, जो अराजकता और कैसीनो का शहर है, और वहीं हम जा रहे हैं वैम्पायर के साथ, लेकिन उसकी मौजूदा मना के साथ। वो उसके 150 सेंटीमीटर के भीतर ही रह सकती है, इसलिए वह दुनिया की यादों का इस्तेमाल करता है। ट्रूथ की को ब्लड डेमन ची के साथ मिलाकर इससे उसे ग्लूटनी की आंख की रैंक एसएसएस मिलती है, जो इसके बेहतर संस्करण की तरह है। सच की आंख, क्योंकि ये किसी भी बाधा को पार करके गुण देख सकती है, और साथ ही ये साझा दृष्टि और मन पढ़ने की क्षमता भी रखती है, जिसे वो उन लक्ष्यों पर इस्तेमाल कर सकता है जिनका स्तर उससे कम होता है। हालांकि खून की लालसा और ची उसकी भ्रष्ट होने की संभावना बढ़ाते हैं। अब हम पहुंचते हैं कैसीनो यूनिवर्स में, जो काफी चमक दमक वाला है, लेकिन असल में ये एक साधारण कैसीनो ही है, और हम एक और भी बेहतर जगह की ओर बढ़ रहे हैं तो वे चलते रहते हैं। और अब हम धोखेबाजों के घर टॉर्टुगा कैसीनो पर पहुंचते हैं, जिसे वैम्पायर को थोड़ा घटिया लगा। लेकिन जैसे ही हम अंदर आते हैं और देखते हैं कि एक लड़के को दरवाजे पर पीटा जा रहा है। वो दावा कर रहा है कि किसी ने उसे धोखा दिया है, और यही वजह है कि ये सबसे बढ़िया कैसीनो है जहां हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पक्का है कि जिन हुक आसानी से पैसा बना लेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ भी चलता है। तो जिन हुक वैम्पायर के पास बैठता है और बार्टेंडर से कहता है कि उसे जो कुछ भी चाहिए दे दो, क्योंकि अब पैसे कमाने का वक्त है। और वो पहले टेबल पर जाता है और खेलने लगता है वो गेम जिसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर उन दो में से कोई एक होगा। फिर वो लड़का कहता है कि वह दाम बढ़ाएगा, और जिन हुक लगातार दाम बढ़ाते रहते हैं। 5 मिलियन चिप्स हैं, लेकिन अब वो बंदा उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगता है। आप पहले से ही अंदाजा लगा सकते हो कि वो जजमेंट ऑफ अनुबिस इस्तेमाल करने वाला है। बंदा अपनी चाल चलता है, लेकिन जब वो अपने कार्ड्स दिखाता है तो पता चलता है कि उसके हाथ में जैक की जोड़ी है, जबकि उसे पूरा यकीन था कि उसने अपनी ताकत से कार्ड बदल दिए हैं। गूगल पापा के मुताबिक ये बंदा बड़ी मुसीबत में है। इतना रिसर्च करने के बाद मैं भी सीधे कैसीनो जाने वाला हूँ, थोड़ा पैसा कमाने पर रुको। मैं जिन हुक नहीं हूँ, चलता हूँ, क्योंकि जिन हुक ने चालाकी दिखा दी। सब लोग थे और उसने जोरों के राजा के साथ जीत लिया। फिर कुछ मसलदार लड़के आए और कहने लगे कि उसे उनके साथ चलना होगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हो ये सब कहाँ जा रहा है, क्योंकि आजकल जिन हुक खुद मुसीबत नहीं ढूंढता, मुसीबत उसे ढूंढती है। वो लड़का पहले से ही लड़ाई के लिए बेचैन था, क्योंकि जिन हुक ने लोगों को बेवकूफ बनाकर एक बड़ी रकम जीत ली थी। जिन हुक पूछता है कि क्या इसी तरह वे अपने ग्राहकों का इलाज करते हैं, तो लाल बालों वाला कहता है कि जो लोग उनसे पैसे लेते हैं वो ग्राहक नहीं होते। फिर वो लड़का क्या चाहता है, एक जोरदार पिटाई, वो या पीछे से, क्योंकि जिन हो बस वो मुस्कान फेंकता है और मसलदार लड़के को उछाल देता है।
और कहते हुए कि उसने बाहर सुना है कि यहाँ सिर्फ बेवकूफों को ही फंसाया जाता है। तो अब सबको बेवकूफ बनाना है। सीधा मुख के चेहरे पे मार के पहला लड़का गोली चलाता है और जिनहू उसका चेहरा जमीन से टकरा देता है, जबकि वैम्पायर ड्रिंक का मजा ले रहा है। जिनहू पीछे जाकर सबका बखिया उड़ा रहा है। लाल बालों वाली पूछती है कि बॉस लोग आए क्या, तो लड़का कहता है कम से कम 30 मिनट लगेंगे। तो अब उनकी तो छुट्टी। वो सबको तबाह कर रहा है। गार्ड लाल बालों वाले को कुछ दिखाने बुलाता है, जो कि वो आर्टिकल था जिसमें लिखा था कि जिन हुक को कोरिया का नया रैंक एस मंजूर कर दिया गया है। अब सब लोग डर गए हैं, क्योंकि अमेरिका में भी सिर्फ 20 रैंक एस होते हैं। तो अगर जिन हुक चाहे तो अकेले ही पूरे कैसीनो को तबाह कर सकता है। फिर वो आदमी सबको रोकता है और घुटने टेकने लगते हुए माफी मांगता है कि हमने सम्मान नहीं दिया। वही जिन हुक पुरानी बहाना देते हुए कहता है कि ये सब बेवकूफी है और इसी वजह से उसे पैसे लेने पड़ेंगे। वो जीत गए और उनके मानसिक नुकसान के लिए मुआवजा भी मिला, क्योंकि उन्हें मारने की कोशिश की गई थी। तो कुल मिलाकर कह लें $10 मिलियन, या अगर उन्हें ठीक लगे तो आज ही दुकान बंद कर सकते हैं। जिन हुक ने उन पर दबाव डाला और 10 मिलियन अपने साथ ले लिया, क्योंकि उसे वो पैसे नीलामी में खर्च करने होंगे। अब वो कार आ गई है जो उसे नीलामी तक ले जाएगी और अंदर सब कुछ ढक रखा है ताकि किसी को पता न चले कि कार कहाँ है। जिन हुक वहां पहुंचा और वैम्पायर पहले ही रिंग छोड़ने को बेताब थी। उसने कहकर वहां से निकल गई कि यह जगह वाकई में उसकी जैसी महान महिला के लिए लायक है। वे नीलामी घर में दाखिल होते हैं जहां कुछ लोग बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वैम्पायर फिर से एक बुरी गंध महसूस करता है। जांच करने पर पता चलता है कि वह झोंपड़ी जैसा बुजुर्ग आदमी है। सुनहरे बाल वाला लड़का मालिक को बुलाने दौड़ा, लेकिन ऐसा लगता है उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि उसे एलिक्सर खो देने की वजह से अच्छी पिटाई मिली। जिन हुक भूख की आंख का इस्तेमाल करता है और देखता है कि वह बूढ़ा आदमी नेक्रोमेंसी में बहुत ताकतवर है। किसी की क्षमता कॉपी करने की शर्त है कि उसे डार्क में पढ़ाई पूरी करनी होती है, जादू और A+ ग्रेड पाना। लेकिन यह थोड़ा मुश्किल काम है। जीन ताना मारता है कि उसे कुछ कीमती मिला है और अब बूढ़ा आदमी मास्टर वाले की जानकारी चाहता है। जीन कहता है कि यह बात बाद में करेंगे और जाने लगता है। लेकिन वो आदमी कहता है कि अफसोस, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जीन इसे नजरअंदाज करता है और कहता है कि ये उसकी समस्या नहीं है, वे लोग जा रहे हैं। जबकि वैम्पायर उत्साहित होकर पूछती है कि क्या वो सबको खत्म कर सकती है। लेकिन अब सही वक्त नहीं है, क्योंकि उन्हें नीलामी में कुछ चीजें खरीदनी है। बाजार की नीलामी शुरू होती है और पहला सामान है एरिज़ोना राज्य में गिरा एक उल्का पत्थर। अभी कोई कारीगर उल्कापिंड के लोहे से काम नहीं कर सकता, तो ये सस्ता खरीदने का अच्छा मौका है। जिनहू एक अर्थशास्त्री बनकर $3 लाख की बोली लगाता है। तुरंत ही डी वाला बूढ़ा आदमी $10 लाख की बोली लगाता है। उनका मकसद साफ है, जिनहू जो भी चाहे वो सब खरीदना चाहता है। सोचते हुए जिनहू उसे खूब पैसा खर्च करवाएगा और फिर जैसा हमेशा करता है, सब कुछ चुरा लेगा। नीलामी चलती रहती है। जिनहू बोली लगाता है और बूढ़ा आदमी बढ़ाता है। अगला सामान मायन सभ्यता से मिला था। सभ्यता जिन्होंने बिना बाकी सुने ही 500,000 की बोली लगा दी, क्योंकि उसके पास एक प्लान था। तुरंत बूढ़े आदमी ने ऊंची बोली लगाई। जिन्हू भी लगातार बोली बढ़ाता रहा, जब तक कि बूढ़े आदमी ने 3 मिलियन खर्च नहीं कर दिए। वो बदमाश ने कुछ और राउंड तक ऐसा ही किया, जिससे बूढ़े आदमी ने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया। यहाँ तक कि सुनहरे बाल वाला लड़का भी पूछने लगा कि क्या इसे रोकना बेहतर नहीं होगा। लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा कि वह जिन्हों के लिए सारी चीजें लेगा और जानकारी के बदले सौदे की कोशिश करेगा। अगली वस्तु पहली शतरंज की बिसात है, जो जिन्हों ने पहले ही बना ली थी। उसकी बोली और बूढ़ा आदमी बार बार बढ़ाता रहा, जब तक जिनहुक ने 1 करोड़ की पेशकश नहीं कर दी, जो बूढ़े के पास पूरा पैसा था। बूढ़ा आदमी तुरंत 3 करोड़ रख देता है। पहले से ही उत्साहित होकर कहता है, जिनहुक, अगर तुम्हें वो चीज चाहिए तो तुम्हें घुटने टेकने पड़ेंगे। इस पर वैम्पायर खड़ा होता है और 10 करोड़ की बोली लगाता है। बूढ़ा आदमी हैरान रह जाता है और वह जिनहुक से कहती है, देखो, ये तरीका है। बूढ़ा आदमी 11 करोड़ कर देता है। वह 20 करोड़ की बोली लगाती है। बूढ़ा आदमी कहता है कि शायद उसके पास वो 20 करोड़ नहीं होंगे। जब नीलामी करने वाला उससे उसके पैसों का कोई सबूत दिखाने को कहता है, तो वो बस सौदे के बीच में एक छेद खोल देती है और वहां से ढेर सारे सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। एक क्राउन जिसे उस लड़के ने उठाकर देखा, उसकी कीमत 500 मिलियन थी। आखिरकार वैम्पायर ने नीलामी में सबको घुटने टेकवा दिए, यहाँ तक कि जिनहू भी उसकी तारीफ में ताली बजाने लगा। अब हुड वाला बूढ़ा आदमी उठता है और कहता है कि वे प्लान बी पर जाएंगे। तो वो गोरा लड़का एक तरफ चला जाता है और बूढ़ा आदमी दूसरी तरफ। इस बीच जिहू वैम्पायर के साथ वो चीज लेने लगा। पीछे जोर का धमाका हुआ और वो गोरा लड़का आया, सब पे हाथ साफ करता हुआ। आखिर में बाकी लोग जिन हुक के खाने बनने वाले थे। वैम्पायर से लड़ने के अलावा जिन हुक को ये भी झेलना पड़ रहा था। तभी जिन हुक पहुंचा और कहा कि उसने हद पार कर दिया। गोरा लड़का कई जानवर बुलाने लगा, मतलब वो एक और घिनौना नेक्रोमांसर निकला। वो सब कुछ लेकर उन पर टूट पड़ा और जिन हुक बस चाकू निकाल के बचाकर बचता रहा, क्योंकि इस लड़ाई में वक्त गंवाना मना था। उसने फिर तलवारों का कब्रिस्तान सक्रिय किया, सब कुछ काटना शुरू कर देता है, जबकि वो गोरा लड़का खुशी खुशी दूसरी टोली जीवों को बुला रहा होता है। यही नेक्रोमांसर से लड़ने की दिक्कत है, ये विरोधी का मना लगातार खत्म कर देते हैं असली हमला करने से पहले। लेकिन जिन हुक आज मजाक नहीं कर रहा, कहता है कि वो सबको जला देगा इससे पहले कि वे फिर से जीवित हो पाएं। तो वो धूप का फायदा उठाता है। गोरा लड़का पहले ही एक योजना बना चुका था कि किरणों से पहले जीवों को अलग कर देगा। लेकिन जब वो ऐसा करने की कोशिश करता है तो हर किसी के पैर जम जाते हैं। जिन हुक ने इसका फायदा उठा लिया, बिना किसी के ध्यान दिए बर्फ डालने के लिए रोशनी का इस्तेमाल किया
और अब वो धमाका उस गोरे लड़के की तरफ है जो पहले ही जमीन पर गिरा हुआ है। वहीं जिन हुक दानों को झाड़ू मार रहा है। गोरा लड़का भागने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं होता क्योंकि जिन हुक निशानेबाज में माहिर है और एकदम सटीक गोली मारता है। वो कहता है कि अगले 30 मिनट तक उसके फेफड़ों में धीरे धीरे खून भर जाएगा और जैसे जैसे खून बढ़ेगा वो दम घुटने से मर जाएगा। ये शायद जलने के बाद मरने का दूसरा सबसे दर्दनाक तरीका होगा। जिन हुक कहता है कि वो इसे खत्म कर सकता है। दुष्ट समाज की बात करते हुए जब वह तकलीफ में था, मौका देखकर वो बदमाश बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। फिर वो लिखने की कोशिश करता है, लेकिन जिन हुक उसके हाथ पर पांव रख देता है। कहता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो शुरू से बोलना नहीं चाहता। जिन हुक सुनने वाला नहीं था। ये सब उसका प्लान था। जिन हुक वहां से चला जाता है। वहीं आगे सुनहरे बाल वाला लड़का मरते मरते है। वह वहां बिखरी हुई नीलामी की चीजें देखता है और सब कुछ इकट्ठा करके अपनी जेब में डालने लगता है, जैसे कि वही जिन हुक हो। इसी वक्त जिन हुक के पास नीलामी करने वाला आता है और उसे बचाने के लिए धन्यवाद देता है। साथ ही जो सामान है उसे जिन हुक ही लेने देता है, क्योंकि उसने नीलामी बचाई है। नीलामी वाले का बेटा जिन हुक आराम से निकल जाता है अपनी अगली मुसीबत ढूंढने के लिए। अब साफ दिख रहा है कि कहानी में असली दबंग कौन है। अब हम टेस्ट टावर की तीसरी मंजिल पर आते हैं, जहां बिना एक्समैन साइक्लॉप्स और जीन गहरे वेब सॉइल में कुछ काम करने आए हैं। वे एवर्सन कैथेड्रल में दाखिल होते हैं और जोरदार बहस में लगे होते हैं। तभी बड़ा झमेला शुरू होता है। एक बंदा आया बोलते हुए कि ये साथी हैं जो 10 साल से ज्यादा साथ रहे हैं, भले ही हमेशा एक दूसरे को मारने की कोशिश करते रहते हो। वही पुराना झगड़ा। बड़ा मोटा वाला आदमी उन्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि हमारा जिन हुक ब्लैकलिस्ट में आ गया था। लेकिन लड़की को इसकी ज्यादा परवाह नहीं, क्योंकि उसके बॉस 20वीं मंजिल तक चढ़ चुके थे। तो साइक्लोप्स कहता है कि उनका ज्यादा तजुर्बा है, क्योंकि वे हमेशा टॉवर में रहते हैं। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हमारा जिनहू एक पागल था जिसने टॉवर की सारी मंजिलें पूरी कर ली थी। मास्क लगाए आदमी जानता है कि उसे कमतर नहीं आंकना चाहिए। मिशन दोनों का है कि वो उस हुडी वाला बूढ़े आदमी का पीछा करे। दोनों साथ चलते हैं। फिर हम कट करते हैं जहां जिनहू के दोस्त ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं। लगभग अपने दोस्त को बेस भेजने के बाद वो यानो को बुलाता है कुछ दिखाने के लिए। वो कुछ वीडियो है जिसमें मास्क पहने जिनहुक मंदिर के तीसरे तल पर स्थित हॉर्न ट्रीज के मंदिर में लाइव स्ट्रीम कर रहा है। अगर वो सभी पेड़ों के सवालों के जवाब देगा तो उसे एक ऐसा आइटम मिलेगा जिसमें एक स्किल होगी। समस्या ये है कि सवाल खास तौर पर डिजाइन किए गए हैं। कोई भी उन्हें सही जवाब नहीं दे पा रहा था। जिनहक पेड़ के सामने खड़ा था, अपनी पहली सवाल पूछने वाला था। उसने सोचा कि अब तो बस खत्म हो गया। आखिर में पेड़ ने कहा कि अगर वह सारे सवालों के सही जवाब देगा तो उसे मेपल के पत्ते जैसा इनाम मिलेगा। लेकिन अगर एक भी सवाल गलत हुआ तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। पहला सवाल था, समुद्री जीव केल गौन किस गहराई और तापमान में रह सकते हैं। बाहर जो लोग थे उन्हें पहले से ही लग रहा था कि ये अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन जिन हक ने बिना किसी मुश्किल के जवाब दे दिया। पेड़ ने अगला सवाल पूछा जो जिन हक के लिए आसान था। आखिरकार उसने जैसे वादा किया था सारे सवाल सही सही जवाब दिए। पेड़ ने उसे मेपल के पत्ते दिए और जिन हुक से कहा कि लाल, पीले और हरे में से चुनो। मिस्टर ट्री के मुताबिक लाल पत्तों में आग की ताकत होती है, पीले से डिफेंस बढ़ती है और हरे से मूवमेंट स्पीड। याना कहती है कि वो बॉस से लड़ने के लिए हरे पत्ते चुनेगी। लेकिन जिन हुक कहीं खोया खोया सा लगता है, जैसे कोई रोमांटिक कॉमेडी वाला हीरो हो, क्योंकि वह खास काले पत्तों का राज चाहता है। पेड़ का चेहरा थोड़ा खट्टा हो गया क्योंकि वो इसके बारे में जानता था, लेकिन ऑफर से बचने की कोशिश करता है। लेकिन जिन हुक के साथ ये ट्रिक्स नहीं चलती। वह पेड़ को धमकाता है जब तक कि पेड़ काले पत्ते दे नहीं देता। दूसरों के मुकाबले काले पत्ते हथियारों और कवच पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इनमें एक खास भ्रष्ट प्रभाव होता है जो अतिरिक्त नुकसान पहुंचाता है। यही आखिरी टुकड़ा था। अब बस उन गार्ड्स को हराने की बात बची थी जो बाद में उनके सामने आए। अब हम तीसरी मंजिल के दरवाजे पर हैं, जहां गार्ड्स रास्ता रोक रहे हैं। कह रहे हैं कि ये काम बहुत आसान होगा क्योंकि पागल जाएगा। लेकिन जैसा कहते हैं हर चीज के लिए एक पागल होता है, तो वो कपूर बुजुर्ग आदमी और उसके साथ वाले तेजी से घुसपैठ कर रहे हैं, जबकि जिन हुक नीचे अपनी लाइव स्ट्रीम कर रहा है। लोग कमेंट्स में काफी जहरीले हैं और वो उन्हें चुप रहने को कहता है। जो देखना चाहता है वो रहे, जो नहीं चाहता वो जा सकता है। आज जिनहोक कुछ शरारती मूड में है, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि वो कुछ अलग दिखाना चाहता है, बिना दर्शकों को खुश करने या जज किए। और कमेंट्स देखकर लगता है कि ये काम कर रहा है, ये उसे महसूस होता है। कोई आ गया था इसलिए उसने उस लाइव स्ट्रीम को खत्म कर दिया जिसमें उस वक्त 1 मिलियन से ज्यादा लोग देख रहे थे। फिर अचानक एक जबरदस्त झगड़ा शुरू हो गया उस हुड पहने बूढ़े आदमी के फॉलोअर्स और मूर्ति के बीच। जिन हुक वहां आए और सब लोग उनकी तरफ मुड़ गए, लेकिन उन्होंने स्टार्स का आशीर्वाद एक्टिवेट कर दिया और अपनी दिव्य शक्ति से सबके बीच से गुजर गए। उन्होंने प्रका को चेतावनी दी कि टीम 3 हार गई है। जिन हुक अपने प्लान्स को लेकर परेशान है, क्योंकि हर टीम जिंदा लोगों पर काबू पाने के लिए जरूरी है। अगर वो और टीमें हार गए तो कनेक्शन टूट जाएगा और फिर यह सीधे हुड वाला बूढ़ा आदमी के पास जाता है। लेकिन जिन हुक यही नहीं रुकता, वह टीम 1 की तरफ दौड़ता है जिसके पीछे एक मूर्ति है जो क्रेजी लोगों को कुचल रही है। हुड वाला बूढ़ा आदमी गुस्सा हो जाता है और पिरामिड्स के रक्षक का इस्तेमाल करता है, जिसे उस आदमी के मुताबिक बहुत सारा मना खत्म करना पड़ता है। यह ताकत उसके सुनहरे मम्मीज को बुलाती है, जबकि हुड वाला बूढ़ा आदमी थक चुका है सिर्फ इसका इस्तेमाल करते हुए। वह उस एक की ऊर्जा खींच रहा है जो पीछे रह गया है, क्योंकि अब वह जिन हुक का पूरा सामना करने वाला है।
वह अपनी सबसे ताकतवर सेना भेजता है, जैसे कि उसके पास दोनों ही आक्रमण और रक्षा की ताकतें थीं, जिन्हें वह बॉस को मारने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। लेकिन जिन हुक शांति से ओस हुड वाले बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ रहा था और जीप बाहर निकाल रहा था, जोड़ी साइक्लॉप्स और जीन वहां पीछे कह रहे थे कि उन्होंने उसे इतने गुस्से में काफी समय से नहीं देखा, क्योंकि अब वह अपनी सारी ताकत लगाने वाला है। साइक्लॉप्स कहता है कि उन्हें इस लड़ाई में दाखिल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जीत पक्की है। लेकिन जिन हुक हमेशा की तरह चालाक है, उसे याद आ रहा था जब उसने पेंडुलम स्पिरिट की तलवार कला सीखी थी। सब कुछ हवा की तरह आसान होना था और ताकत सही वक्त पर छोड़नी थी। सिस्टम की मदद से उसकी महारत और भी बढ़ गई। वो उस हूड वाला बूढ़े आदमी को अपने जादुई भंवर से घुटनों पर ला रहा था। जो पेंडुलम स्पिरिट की पांचवी निर्वाण मूवमेंट थी, डबल शील्ड इस्तेमाल करने के बावजूद वह हूड वाला बूढ़ा आदमी तबाह हो गया। वो कुत्ते की तरह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिन हुक उसके पीछे आ गया और बोला कि जब वो देखता है कि हारने वाला है तो कुत्ते की तरह दौड़ने लगता है। और वो सुनहरे बालों वाला लड़का, शायद उसने ये उसी से सीखा था, क्योंकि उसने भी वही किया था। वो हूड वाला बूढ़ा आदमी समझ गया कि मास्टर असल में जिन हुक था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो अपने शिष्य से मिलने आ चुका था। तब जिन हुक ने सब कुछ आग लगा दिया और उस बूढ़े हूड वाले को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वो मान की दवाइयां लेकर चला गया, क्योंकि अगला मुकाबला सामने था। हजारों हाथों वाला एबल तो चलो, लड़ाई शुरू हो। मूर्तियां उस पर टूट पड़ी और जिन हुक ने अपनी रक्षा की और सबको काट छांट कर गिरा दिया। लेकिन सिर्फ काटना ही काफी नहीं था। समस्या सुलझाओ, क्योंकि राक्षस फिर से उठते हैं और ज्ञान की पत्थर की पगोड़ा बुलाते हैं। लेकिन पगोड़ा नाले में गिर गया, क्योंकि उस मूर्ति ने अपने सीने में लगे चाबी का इस्तेमाल किया और वो पोर्टल के उस पार मौजूद प्राणी के साथ प्रतिक्रिया करने लगा। तो यार, अभी लड़ाई में भी नहीं आए हैं और पहले ही भाग गए हैं, हजार हाथों वाले बॉस को बुलाने। लेकिन दोस्तों, वीडियो नहीं खत्म होता है। अगर आप हमारी जबरदस्त कॉपी करने की कला और देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।